जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की सेशन में। आज दोस्तों हम सी सेट 2014 का जो है पेपर को जो है यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। 2014 का जो है पेपर आपके सामने है। और दोस्तों पिछले बार मैं आपको बता दूं, मैं सी सेट 2014 का ही पेपर सॉल्व कर रहा था। उस समय जो है टेक्निकल और जो है मेरे पास चीज़ें नहीं थी, ठीक है, और थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, इसलिए जो है आज मैं आपके साथ सी सेट 2014 का जो पेपर है उसके जो मैथ्स और रीजनिंग के जो सवाल होंगे उनको दोस्तों मैं यहाँ पे डील करने वाला हूँ। और कॉम्प्रीहेंशन पे दोस्तों मैंने पिछला वीडियो बना के रखा है, आप उसको देख लीजिए जा करके, और कॉम्प्रीहेंशन का अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज दोस्तों हम सी सेट के जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैथ और रीजनिंग, उसके बारे में जो है बात करने वाले हैं। और चलिए दोस्तों जो है लेक्चर को बिना किसी बकवास के स्टार्ट कर देते हैं। सी सेट का मैथ और रीजनिंग का जो पेपर है 2014 का, यानी कि 2014 का, वो दोस्तों आपके सामने है। उसमें मैथ और रीजनिंग जो है डिस्कस होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हम सबसे पहले वो सवाल को खोलते हैं जो दोस्तों मैथ या रीजनिंग से रिलेटेड हो, और वो दोस्तों हमारा होगा नंबर 6 नंबर जो सवाल है वो दोस्तों जो है ये आ गया हमारा 6 नंबर जो है आपके सामने दोस्तों जो है आ चुका है। और इसको जो है हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आज के सेशन में। और ये दोस्तों 6 नंबर है, ठीक है। और चलिए दोस्तों जो है इसको सॉल्व करें। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये दोस्तों जो छठा नंबर है ये दोस्तों मैथ का सवाल है, ठीक है, मैथ का। और चलिए जो है इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए सवाल में क्या कहा गया है, इसको थोड़ा सा पढ़िए। इसमें कहा गया है कि 5 पर्सन है, ठीक है, 5 पर्सन है, फायर करते हैं एक बुलेट को क्या करते हैं, फायर करते हैं, छुटाते हैं, ठीक है। फायर बुलेट एट अ टारगेट एट एन इंटरवल ऑफ 6, 7, 8, 9 एंड 12, यानी कि जो है 5 पर्सन है, ठीक है, वो एक बुलेट को जो है फायर करते हैं, छुटाते हैं, ठीक है। और जो उनके छुटाने का टाइम है, यानी कि जो फायर करने का टाइम है वो जो है रिस्पेक्टली, यानी कि क्रमशः अगर देखा जाए, एक 6 सेकंड में, 6 सेकंड के बाद, फिर 7 सेकंड के बाद, 8 सेकंड के बाद, 9वें सेकंड के बाद, और 12 सेकंड पे जो है बुलेट को फायर किया जाता है। मतलब पहला पर्सन जो है वो 6 सेकंड पे छुटाता है, दूसरा 7 पे, तीसरा 8 पे, तीसरा कितने पे, 8 पे, चौथा 9 सेकंड पे, और पाँचवा जो है वो 12 सेकंड पे जो है ये जो है बुलेट को फायर करता है। यानी कि 6, 7, 8, 9 और 12 सेकेंड पे जो है बुलेट को फायर किया जाता है। कह रहा है कि नंबर ऑफ टाइम्स दे वुड बी फायर द बुलेट टुगेदर एट द टारगेट इन एन आवर। कह रहा है कि एक घंटे में वो कितनी बार जो है बुलेट को एक साथ फायर करेंगे। मतलब अब एक घंटे का मतलब होता है दोस्तों, आपको पता है कि 3600 सेकेंड, ये आपको भी पता है कि 3600 जो है ये सेकंड होते हैं एक घंटे में। अब हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि 6वें सेकंड में, 7वें सेकंड में, 8 सेकंड में, 9 सेकंड में, 12 सेकंड पे बुलेट को फायर किया जाता है। सबसे पहले हमें ये तो पता हो कि वो सेकंड कौन सा है जिस पे बुलेट एक साथ फायर हो जाती हैं। तो अगर हमें वो कॉमन फैक्टर निकालना है तो दोस्तों जब भी वो कॉमन सेकेंड की बात आएगी तो हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6, 7, 8, 9 और 12 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और जब दोस्तों ये हम एलसीएम निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो दोस्तों हमारे पास आ जाएगा एलसीएम, हमारे पास दोस्तों जो आएगा वो आएगा 504 सेकेंड के बाद जो है ये जो पांचों लोग हैं एक साथ गोली को चलाएंगे। मतलब 504वें सेकंड पे, यानी कि 504th सेकंड पे ये पांचों पर्सन जो है एक साथ गोली को फायर करेंगे एक ही टारगेट पे, ठीक है। अब कह रहा है कि एक घंटे में ये प्रक्रिया कितने बार होगी। तो सीधी सी बात आपको पता है कि एक घंटे में प्रक्रिया पूछ रहा है, 3600 सेकंड होते हैं एक घंटे में। तो 3600 में 504 से जब हम डिवाइड करेंगे तो लगभग जो है आपका अप्रॉक्स जो आएगा वो दोस्तों आएगा आपका 7 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा 7 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। आपने जो है एलसीएम निकाला 6, 7, 8, 9, 12 का। क्यों निकाला, क्योंकि आपको वो कॉमन सेकंड पता करना था जिस पे बुलेट एक साथ फायर होगी। तो वो दोस्तों वैल्यू जो निकली 504th सेकंड पे जो है एक साथ बुलेट को फायर होंगी। और ये प्रक्रिया कितनी बार एक घंटे में रिपीट होगी, तो एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, उससे जब हम डिवाइड करेंगे 504 से, यानी कि 3600 को जो है 3600 को जब हम 504 से डिवाइड करेंगे तो ये दोस्तों जो वैल्यू आएगी आपकी ये लगभग 7 आएगी, समझ गए। तो ये सवाल आपका उड़ जाएगा। अगला सवाल की ओर दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट यहाँ पे जो सवाल है उसकी दोस्तों बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो दोस्तों सवाल है वो है अ ग्रुप ऑफ 630 चिल्ड्रेन, यानी कि एक दोस्तों ग्रुप है 630 चिल्ड्रेन का, कितने का,
630 चिल्ड्रन का एक ग्रुप है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और 630 चिल्ड्रन का एक ग्रुप है, एक रो में बैठना चाहता है, समझ रहे हो, एक रो में बैठना चाहता है। ईच रो कंटेंस दियर 3 लेस चिल्ड्रन देन द रो इन द फ्रंट ऑफ इट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ रोज इज नॉट पॉसिबल। कह रहा है कि ये सब जो है अगर देखा जाए तो रो में बैठना चाहते हैं, जैसे एक ये रो, दूसरी ये रो, तीसरी ये रो, चौथी, मतलब ऐसे रो में बैठे चाहते हैं। लेकिन शर्त दोस्तों ये है कि अगर इसमें मान लो अगर x पर्सन बैठे हैं x, तो इसमें x-3 बैठेंगे, ये शर्त है। कह रहा है कि पिछली वाली जो रो होगी उसमें 3 लोग कम होते चले जाएंगे। इसमें कितने हो जाएंगे, तो इसमें दोस्तों हो जाएंगे x-6, और जो इसके ऊपर वाली और रो होगी उसमें कितने हो जाएंगे, तो इसमें दोस्तों हो जाएंगे x-9। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको समझ आया कि कह रहा है कि कितनी रो जो है अगर देखा जाए तो ये सेटिस्फाई फार्मूला को करेंगी, मतलब 630 टोटल बच्चे हैं। ठीक है, और हमें उनको बैठाने का तरीका क्या बताया गया है, बैठाने का तरीका जो दोस्तों बताया गया है वो बताया गया हमें क्या है कि इस प्रकार से आपको बैठाना है कि पहली रो में अगर x है तो दूसरी रो में 3 कम हो जाए, 3 कम हो जाए, उसकी पिछली वाली रो में 6 कम हो जाए, क्योंकि 3 कम हो रहे हैं, तो पहली वाली रो में तो पूरे होंगे x, दूसरी में 3 कम हो गए यानी कि x-3, तीसरे में 3 और कम हो गए यानी कि x-6, चौथे में x-9। तो कह रहा है कि कितनी रो जो है पॉसिबल है। तो आपको सिंपली दोस्तों कुछ नहीं करना है, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। यहाँ पे पॉसिबल रो अगर आपको निकालनी है तो सबसे पहले आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। आप पहले चेक कीजिए कि 3 रो पॉसिबल हैं कि नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली 3 रो उठा लेनी है शुरू की। जैसे पहली रो क्या थी x, इसको जोड़ दो किसमें, दूसरी रो में x-3। फिर दोस्तों जोड़नी है आपको तीसरी रो, x-6 वाली है ना, x-6 है, तो x-6 को आपने जोड़ दिया। ठीक है, तो इसके बाद जो है जब आपने जोड़ दिया तो ये हमने कितनी रो ली आप बताओ। 3 रो को भी हम चेक कर रहे हैं ना, 3 रो को जब हम चेक कर रहे हैं तो तीनों रो को हमने जोड़ दिया, और तीनों रो में व्यक्ति क्या 630 बैठ सकते हैं। अगर दोस्तों ये वैल्यू आपकी जो है सॉल्व हो जाए, x की वैल्यू कोई डेसिमल नंबर ना आए, तो आप समझ जाइए कि 3 रो पॉसिबल है बैठना। ठीक है, 3 रो पॉसिबल है। फिर यही प्रक्रिया आपको 4 के साथ रिपीट करनी है। बस इसमें दोस्तों थोड़ा सा संशोधन ये रहेगा, क्या संशोधन रहेगा कि इसमें आपको 4 रो जो है उठानी पड़ेंगी। 4 रो का मतलब आपको जो है x, x-3, x-6 और x-9 इन 4 रो को जोड़ करके 630 के बराबर कर देना है। अगर x की वैल्यू आपकी जो है अगर आ जाए डेसिमल में ना है तो 4 रो भी पॉसिबल है। ऐसे ही दोस्तों आपको 5 में करना है। 5 में आपको क्या करना पड़ेगा, 5 में दोस्तों अगर बात किया जाए तो आपको जो है अगर मैं आपको बताऊं तो x, x-3, x-6, x-9 और 5 वाली रो बना लो, x-12 हो गई। तो जो है आपको ये 5 रो को जो है जोड़ने के बाद 630 के इक्वल कर देना है। अगर दोस्तों जो वैल्यू है वो अगर x के बराबर आ जाए, डेसिमल में ना है, तो आप समझ जाइए कि 5 रो भी पॉसिबल है। तो फिर पॉसिबल है कौन सी नहीं रो, तो वो दोस्तों आपकी जो अल्टीमेटली डेसिमल में वैल्यू आने वाली है वो 6वीं रो में आएगी। यानी कि 6 रो आपको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x पहली रो, x-3 दूसरी रो, तीसरी रो x-6, चौथी रो x-9, 5वीं रो x-12 और 6ठी रो हमारी क्या हो जाएगी x-15। और जब दोस्तों आप 6 रो को जोड़ दोगे यानी कि 6 की 6 रो को आप जोड़ दोगे और फिर 630 के बराबर रखोगे तो आप देखिएगा वैल्यू आपकी x की डेसिमल में आएगी, जिसका मतलब है 6 रो पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों आपका सवाल फाइनली जो है सॉल्व हो चुका है। चलिए अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास सवाल है 8 नंबर। 8 नंबर सवाल को जो है डील करते हैं। क्या सवाल कह रहा है 8 नंबर में दोस्तों, जो कह रहा है कि देयर आर 7 पर्सन ऑन अ लेडर, यानी कि एक लेडर पे जो है 7 पर्सन है। 7 बना लो, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, 7 पर्सन है। कह रहा है 7 पर्सन है। ठीक है, कह रहा है कि A इज फर्दर अप देन E, यानी कि जो A है वो E से अप है। अच्छा, मतलब A से जो है A जो है वो E से ऊपर है। ठीक है, लेकिन जो A है वो लोअर है C से, यानी कि C इसके ऊपर होगा। सही बात बोले। E जो है लोअर जो है A, अगर बात किया जाए A ऊपर किससे है, E से, लेकिन A लोअर किससे है, C से। फिर क्या कह रहा है कि B इज इन द मिडिल,
बी जो है मिडिल में है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात किया जाए तो 7 हमने लाइन खींची थी, यानी कि बी कहाँ पे है, बी दोस्तों यहाँ पे मिडिल में है, बी कहाँ पे है, मिडिल में है। तो थोड़ा कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, हाँ ये ज़्यादा ठीक है। बी दोस्तों कहाँ पे कह रहा है, बी कह रहा है मिडिल में है। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि जी जो है वो ए और बी के बीच में है। जी कहाँ पे है, जी कह रहा है ए और बी के बीच में है। अब ए और बी के बीच में जी है, इसका मतलब जी यहाँ है और ए हमारा यहाँ पे है, ठीक है। जी जो है ए और बी के बीच में, तो इतना मैं समझ आ गया कि सीधी सी बात है कि ए और बी के बीच में जी इसी प्रकार से तो भरी जाएगी। फिर कह रहा है ई इज बिटवीन बी एंड एफ, यानी कि ई जो है वो बी और एफ के बीच में है, ई जो है वो बी और एफ के बीच में है, बी और एफ के बीच में ई है, ठीक है। ये समस्या सॉल्व हो गई, यानी कि ये हमारा उड़ गया, ठीक है, और ए भी हमारा जो है वो फिल हो चुका है, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, इफ एफ इज बिटवीन ई एंड डी, एफ जो है वो अगर ई और डी के बीच में है, एफ किसके बीच में है, ई और डी के बीच में, तो भैया एफ जो है वो ई और डी के बीच में कर लो। तो कह रहा है कि बॉटम पे कौन है, अरे बच्चों वाला सवाल, बॉटम पे डी है, समझ रहे हो, तो सी इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा। तो चलिए ये सब हटाते हैं और नेक्स्ट सवाल हमारा जो है वो दोस्तों जो है 9 नंबर है, और 9 नंबर को जो है हम सॉल्व करेंगे। और ये दोस्तों जो PDF है आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। और 9 नंबर को जो है आप सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 9 नंबर में अगर दोस्तों हम बात करें तो कह रहा है सवाल, बहुत आसान सवाल है। 9 नंबर कह रहा है कि A इज टॉलर देन B, यानी कि जो A है वो B से बड़ा है, A जो है वो B से बड़ा है, ठीक है, समझ गए। C इज टॉलर देन A, C जो है A से टॉल है, ठीक है, C कैसा है, C A से टॉल है। A इज टॉलर देन B, C इज टॉलर देन A, D इज टॉलर देन C, D जो है C से भी बड़ा है। तो कह रहा है कि E इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, E जो है इन सब में जो है बड़ा है, E इन सब में बड़ा है। तो कह रहा है कि मिड की पोजीशन कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, बच्चों वाला सवाल, C ऑक्यूपाई कर रहा है। कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, C, यानी कि 9 का आंसर हमारा क्या हो गया 9 का हमारा C जवाब हो गया, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों हमारा जो है वो 10 नंबर सवाल है, और 10 नंबर को जो है सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्या 10 नंबर में कह रहा है, 10 नंबर में कह रहा है कि देयर आर 6 विलेजेस दोस्तों 6 विलेज हैं, A B C D E एंड F, 6 विलेज हैं। कह रहा है कि F जो है F इज 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ D। अब सबसे पहले आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए, इसको ईस्ट कहते हैं, इसको वेस्ट कहते हैं, इसको नॉर्थ कहते हैं, इसको साउथ कहते हैं, ठीक है। कह रहा है F जो है वो 1 किलोमीटर D के वेस्ट में है, यानी कि अगर D इधर है तो F जो है वो यहाँ पे है 1 किलोमीटर, यहाँ पे 1 किलोमीटर F है, ठीक है, D के वेस्ट में है F, ठीक है। फिर कह रहा है B इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ E, यानी कि जो B है वो E के ईस्ट में है, B जो है वो E के ईस्ट में है। अच्छा, B जो है वो E के ईस्ट में है और वो भी 1 किलोमीटर, समझ गए भैया। फिर क्या कह रहा है, A इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ E, यानी कि A जो है A वो 2 किलोमीटर नॉर्थ में है E के, यानी कि ऊपर कहीं होगा, A यानी कि यहाँ पे है, और वो भी कितना है 2 किलोमीटर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, C इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ A, यानी कि C जो है 1 किलोमीटर है A के ईस्ट में, C जो है A के ईस्ट में है 1 किलोमीटर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, D इज 1 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ A, D जो है A के साउथ में जो है वो भी 1 किलोमीटर, D जो है A के साउथ में है वो भी 1 किलोमीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें कौन से विलेज जो है वो लाइन में पड़ रहे हैं। तो यार बच्चों वाला सवाल है, आप देखो ये वाले जो विलेज हैं वो लाइन में पड़ रहे हैं, ADEF, और वो दोस्तों हमारा यहाँ पे मिल गया, और ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया, ADE, ठीक है। F कोई बात नहीं, लेकिन वो सीरियल से यही बनना था, आप देख लीजिए ना, सीरियल से यही बनना है, ठीक है। तो सवाल आपका फाइनली उड़ चुका है 10 नंबर, ठीक है। अगला सवाल की ओर दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
और नेक्स्ट सवाल जो है, और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, ठीक है। और अभी आपके सीसेट के सारे पेपर मैं सॉल्व करवा दूंगा, मैथ और रीजनिंग के जो भी सवाल पूछे गए होंगे, और कॉम्प्रिहेंशन का फिर एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है, वो अलग चीज़ होती है। मैथ और रीजनिंग पे पहले फोकस है। अगला सवाल दोस्तों है, और ये हमारा 11 नंबर है, ठीक है, 11 नंबर है। कह रहा है कि 4 चिल्ड्रेन है, तो 4 चिल्ड्रेन है तो 4 चिल्ड्रेन का स्पेस बना लो। कह रहा है सिटिंग इन अ रो, एक रो में बैठे हुए हैं, ए इज ऑक्यूपाइंग द सीट नेक्स्ट टू बी, यानी कि ए जो है वो सीट को ऑक्यूपाई कर रहा है नेक्स्ट टू बी। अच्छा, यानी कि बी के नेक्स्ट में जो है वो ए ऑक्यूपाई कर रहा है, बी का जो नेक्स्ट है वो ए है, ठीक है। ए इज ऑक्यूपाइंग द सीट नेक्स्ट टू बी, यानी कि बी के नेक्स्ट में ए है, ठीक है। लेकिन जो ए है वो नेक्स्ट टू सी नहीं है, ए जो है वो नेक्स्ट टू सी नहीं है। इसका मतलब कि सी ए के पड़ोस में नहीं होना चाहिए, तो भैया यहाँ कर दो। अब बचा कौन? डी बचा। तो कह रहा है क्वेश्चन कि डी के बगल में कौन बैठा हुआ है, एडजेसेंट कौन बैठा हुआ है, तो भैया ए बैठा हुआ है, ऑप्शन बी सॉल्व, ठीक है। अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों जो हमारा है वो हमारा 12th सवाल है, और 12th सवाल को देखने की कोशिश करते हैं। क्या दोस्तों 12th सवाल है, चलिए देखते हैं। 12th सवाल में दोस्तों कह रहा है कि एक आवर और मिनट की हैंड है, ठीक है। आवर और मिनट के हैंड जो होते हैं ना एक क्लॉक के, वो मूव कर रहे हैं बिना जर्क के, मतलब एकदम खुले रूप से जो है मूव कर रहे हैं। आवर और मिनट के जो हैंड होते हैं एक क्लॉक में, कह रहा है कि 8 और 9 बजे के बीच में, 8 और 9 बजे के बीच में जो है वो टाइम को शो करते हैं। और ये जो दोनों हैंड हैं क्लॉक के, ये एक दूसरे के ऊपर जो है रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर जो है रहते हैं। और कह रहा है कि आफ्टर हाउ मनी मिनट्स, कितने मिनट बाद जो है वो दोबारा जो है हैंड एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, ये सवाल है। मतलब अगर मान लो अगर 8 बजे जो है एक दूसरे के ऊपर जो है मिनट और आवर के हैंड अगर रहते हैं, तो अगली बार वो समय कब आएगा जब वो एक दूसरे के ऊपर होंगे, ये सवाल है। तो इस सवाल को उड़ा दो, कैसे उड़ेगा? सबसे पहले आपको ये देखना है कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं। तो 1 आवर में भैया होते हैं 5 मिनट। आप कहोगे 1 आवर में 5 मिनट क्या मतलब, कैसे बोल लो? 1 आवर में 5 ही मिनट होते हैं। आप कभी घड़ी देखे हो ना, तो घड़ी में जो है आप अगर ऐसे अगर देखो तो जब 1 घंटा होता है तो दोस्तों 5 ही मिनट तो होते हैं, क्योंकि हमें दरअसल मिनट के टर्म्स में ही चीज़ें चाहिए यहाँ पे, समझ रहे हो? 1 घंटे का गैप है, तो इसीलिए 1 आवर में 5 मिनट होते हैं, ठीक है। और 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। आप पहले बात को समझिए, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं मिनट वाली सुई के लिए, और 1 आवर में 5 मिनट होते हैं घंटे वाली सुई के लिए। अब चूंकि वो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो उनकी स्पीड क्या है, क्योंकि तभी तुम्हें पता चलेगा कि वो आपस में आकर के कब किस समय पे मिलेंगे आकर के। तो उनकी रिलेटिव स्पीड पता कीजिए। आपको पता है जब एक ही डायरेक्शन में 2 चलती हैं लोग, मतलब 2 स्पीडें चलती हैं, तो उसको घटाया जाता है एक ही डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ दिया जाता है। तो 60 से जब आप 5 घटाओगे तो आपका 55 आएगा। कितना आएगा? 55। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ जा करके कि हमें 55 से जो एवरेज रिलेटिव स्पीड जो हमारी आई है वो 55 आई है, ठीक है। अब हमें पता करना है कि वो कितनी देर बाद जो है आपस में एक दूसरे के ऊपर मिलेंगे। यानी कि ऐसा नहीं लग रहा है कि दूरी पूछी गई है, कितना चल लेने के बाद एक दूसरे पे मिलेंगे आकर के, वही सवाल है ना, डिस्टेंस वाला। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो गया? डिस्टेंस बराबर हो गया जाकर के टाइम अपॉन स्पीड। टाइम कितना है? 60 मिनट। समय स्पीड कितनी है? 55। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये लगभग आपका आएगा 1.09, यानी कि 1.09 अगर देखा जाए 1.09 समय के बाद, यानी कि आपका टाइम कितना निकल आया? टाइम दोस्तों जो आपका निकला है वो अगर देखा जाए तो 1.09 समय निकला है, ठीक है। 1.09 घंटे के बाद, और 1.09 घंटा का मतलब क्या हुआ? 1.09 घंटे को अगर जो है आप अगर देखा जाए तो इसको जब आपको मिनट में बदलोगे तो आपका 60 से गुणा होगा, और जब 60 से मल्टीप्लाई होगा तो लगभग आपका 65 बनेगा जा करके, एवरेज 65 मिनट बनेगा। यानी कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अगेन जो है 65 मिनट के बाद जो है एक दूसरे के ऊपर आने वाले हैं, समझ गए? यानी कि जो है आपने क्या देखा कि 1 घंटे में 5 मिनट होते हैं, और घंटे वाली सुई के लिए 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं मिनट वाली सुई के लिए। फिर आपने देखा कि हमें चाहिए था वो टाइम,
जितने समय के बाद जो है एक दूसरे के ऊपर वो दोबारा आएंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया कि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, और उनकी जो रिलेटिव स्पीड थी यानी कि 55 घटाने के बाद उससे डिवाइड किया तो 1.09 आवर आया, यानी कि 1.09 आवर के बाद वो एक दूसरे के ऊपर फिर आ जाएंगे। और 1.09 आवर को जब हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, मिनट में बदला, तो 65 मिनट आया। 65 मिनट के बाद एक दूसरे के ऊपर फिर दोबारा वो होंगे। ठीक है, तो ये सवाल आपका उड़ गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा सवाल होगा वो दोस्तों यहाँ पे जो है देख लेते हैं। ये दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन के लिए अलग से वीडियो लाएंगे। आज का वीडियो में जो है मैथ और रीजनिंग पे ही विशेष हमारा ध्यान है। ठीक है, और चलिए हमारा जो है 19 नंबर जो है सवाल आ चुका है, 19। ठीक है, क्या कह रहा है, 50 स्टूडेंट हैं, एक नर्सरी में 50 स्टूडेंट का एडमिशन होता है। सम स्टूडेंट कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, कुछ सिर्फ इंग्लिश बोल लेते हैं। सम कैन ओनली हिंदी, कुछ ओनली हिंदी बोलते हैं। जबकि 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल लेते हैं। तो इसका जैसे इस प्रकार के सवाल आप देखें तो तत्काल प्रभाव से जो है आपको करना कुछ नहीं होता है, आपको तत्काल प्रभाव से वेन डायग्राम बनाना होता है जब भी इस प्रकार के सवालों को आप अपने नज़र में देखें। ठीक है, तो चलिए जो है इसको थोड़ा सा रास्ता साफ कर लेते हैं, फिर जो है सवाल को लगाते हैं। और ये दोस्तों वेन डायग्राम से सवाल उड़ाया जाएगा। ठीक है, और देखिए हम वेन डायग्राम एक बना लेते हैं, ये ज़्यादा मोटा हो गया। और वेन डायग्राम जो है इसके लिए बनाना पड़ेगा, ये दोस्तों जो है इसे वेन डायग्राम आप बना लीजिए। अगर वेन डायग्राम आपको नहीं पता तो क्लास 11th की जो मैथमेटिक्स होती है उसमें होता है। ठीक है, तो 50 स्टूडेंट जो है हैं टोटल। ठीक है, कुछ ओनली इंग्लिश बोल पाते हैं, यानी कि ये इंग्लिश वाले हैं, और ये ओनली हिंदी वाले हैं, और ये यूनियन है। फिलहाल आप नहीं समझ पा रहे होगे, ये क्लास 12th का है सेट चैप्टर। तो ये अगर देखा जाए तो जो बीच का पार्ट है ये दोनों बोल ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि इंग्लिश भी और हिंदी भी। और ऐसे स्टूडेंट हैं कितने, तो ऐसे स्टूडेंट दोस्तों जो हैं वो टोटल हैं 10। ऐसे स्टूडेंट कितने, तो ऐसे स्टूडेंट आपके सामने जो टोटल निकल के आते हैं वो टोटल 10 निकल के आते हैं। तो कह रहा है इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक इंग्लिश इज 21, यानी कि इंग्लिश बोलने वाले 21 हैं। इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 21 है। और जब दोस्तों वो इंग्लिश बोलने वालों की बात कर रहा है तो वो दोनों को मिला ले रहा है, समझ रहे हो, 21 है। अब 21 प्योर इंग्लिश बोलने वाले थोड़ी ना है, इसमें दोस्तों वो भी मिले हुए हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल लेते हैं। तो 21 में अगर देखा जाए तो सिर्फ इंग्लिश कितने लोग बोल लेते होंगे, तो सिर्फ इंग्लिश जो बोल लेते होंगे, ओनली इंग्लिश बोलने वाले दोस्तों होंगे, वो अगर देखा जाए तो 21 से 10 हटा दो, क्योंकि 10 तो ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल लेते हैं। तो 21 से जब आप 10 हटा दोगे तो आपके कितने बचेंगे, कितने, 11 बचेंगे। यानी कि 11 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोल पाते हैं। अब कह रहा है 11 स्टूडेंट कैसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोल पाते हैं। तो कह रहा है, सवाल पूछ रहा है कि हाउ मैनी स्टूडेंट, अब सवाल शुरू हो रहा है, हाउ मैनी स्टूडेंट कैन स्पीक हिंदी, यानी कि हिंदी बोल पाते हैं। कैन स्पीक ओनली हिंदी, शब्दों पे ध्यान दीजिए, इस हिंदी बोलने का मतलब है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल लेते हैं। ठीक है, और ओनली हिंदी का मतलब है जो प्योर हिंदी बोलने वाले हैं। और तीसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है इसमें, और कह रहा है कि ओनली इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं। तो ओनली इंग्लिश बोलने वाले हमने निकाल लिया है, कितने, 11। तो 11 लास्ट में किसके, ये है। तो चाहो तो सवाल अभी पूरा सॉल्व करो, ठीक है, चाहो तो इसे उड़ा दो, क्योंकि ओनली इंग्लिश वाले पता चल चुके हैं। फिलहाल आपको पूरा लगा देते हैं। हिंदी ओनली बोलने वाले कितने होंगे आप बताइए। ओनली जो हिंदी बोलने वाले जो होंगे जा करके, आप अगर याद रखिए टोटल बच्चे 50 हैं। अब 50 में से जो अगर बात किया जाए जो 11 है वो इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। तो हिंदी बोलने वाले आपके हुए जा करके 50 से अगर आप 11 हटाते हो तो 39 हिंदी बोलने वाले बचे। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्सअप है। अब सिर्फ ओनली हिंदी बोलने वाले कितने होंगे, तो 39 हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल लेते हैं। अब हिंदी और इंग्लिश अगर दोनों कौन बोल लेते हैं तो 10 बोल लेते हैं। तो अगर हिंदी 39 बोल लेते हैं तो 39 से अगर हम 10 हटा देंगे तो ओनली हिंदी निकल आएगा। ओनली हिंदी में कितना निकलेगा, 29 निकलेगा। तो ये सवाल आपका उड़ गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट सवाल जो है हमारा 20 नंबर है, और इस 20 नंबर को जो है ईजिली सॉर्ट आउट करेंगे। और इस सवाल को पढ़िए। एक गार्डनर है, ठीक है, गार्डनर वो एरिया जो है किसी एक रेक्टेंगल गार्डन का बढ़ाता है। कैसे, वो लेंथ को जो है वो 40% इंक्रीज कर देता है,
जैसे ही वो लेंथ को 40% इंक्रीज करता है तो आप सीधा से दिमाग में ये डालिए कि 100 उसकी अगर लेंथ थी तो उसने अब लेंथ को कितना कर दिया है, 140, ठीक है। फिर कह रहा है कि उसने जो विड्थ है वो क्या कर दी है, 20% कम कर दी है। यानी कि अगर चौड़ाई 100 थी तो उसने चौड़ाई गार्डन की क्या कर दी है, 80 कर दी है, 80, ठीक है। तो कह रहा है कि एरिया जो है वो कितना बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा और कितने % बढ़ेगा। ईजी सा सवाल है। हम सभी जानते हैं कि ये L है, ये W है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, LWD, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। तो इनको जब आप गुणा करोगे तो ये तो आपकी ओरिजिनल आ जाएगी। यानी कि कितनी आ जाएगी ओरिजिनल आपकी जो आ जाएगी वो आएगी आपकी 10,000 आ गई। अब जो बड़ा है, बड़ा कितना है, तो बड़ा जो दोस्तों है आपका वो लगभग आपका बड़ा है, मैं आपको बता दूं तो वो दोस्तों आपका बड़ा है 14 8 112, यानी कि 112 का मतलब 112 नहीं बल्कि 2 जीरो बढ़ाओ। यानी कि पहले एरिया था 10,000, अब एरिया हो चुका है 11,200। यानी कि इंक्रीज कितना है, इंक्रीमेंट अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 1,200 जो एरिया है वो बढ़ चुका है। अब सीधी सी बात है, आप मैथमेटिक्स का थोड़ा सा जानते हो तो आप जानते हो कि ये 112 है, ये अगर देखा जाए तो उसका 0 से 0 मान लो उड़ा देते हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए तो 1200 का तो इंक्रीज है, और 1200 का इंक्रीज का मतलब क्या है, ये 12 नहीं तुमको दिखाई पड़ रहा है, तो हो गया ऑप्शन बी। चाहो तो परसेंटेज निकाल लो, फिलहाल इतना नोटंकी करने का टाइम है नहीं। अगला सवाल जो है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल जो है हमारा है 21 नंबर जो है सवाल को देखते हैं। पढ़िए सवाल को जो है क्या इसमें लिखा है। सवाल बहुत ईजी है। क्या कह रहा है कि 6 बुक हैं जिनमें लेबल किया जाता है A B C D E एंड F। 6 बुक हैं, चलिए 6 बुक ले लो, A B C D E F, ये 6 बुक हैं, ठीक है। और इनको एक बार रखा जाता है। कह रहा है कि जो B C E और F हैं, जो B C E और F हैं, इनके कवर जो हैं वो ग्रीन है। B का कवर ग्रीन है, C का कवर ग्रीन है और E का कवर ग्रीन है, F का कवर ग्रीन है, जबकि बची हुई का कवर जो है वो येलो है, येलो, ठीक है। बची हुई का कवर कैसा है, येलो है। तो कह रहा है कि बुक्स A B एंड D जो हैं वो न्यू है, A B और जो D हैं वो न्यू है। A न्यू है, न्यू को N से, B वो भी न्यू है और D भी जो है न्यू है। यानी कि बाकी बच्ची कैसी हैं, तो बाकी भैया ओल्ड हैं, तो उनको O लिख दो, O। फिर क्या कह रहा है, जो A B और C हैं A B और C जो है वो ला रिपोर्ट किए हैं, L लिख दो, L। A B और C जो है वो ला रिपोर्ट किए हैं तो L लिख दो। और बाकी बची हुई जो है वो मेडिकल की हैं, तो सब में M लिख दो, M लिख दिया। तो अब अगर दोस्तों देखा जाए तो 3 इसने कंडीशन लगाई थी और उसके हिसाब से हमने सब मामला तैयार कर दिया है। अब जो पूछेगा हम फटाक से आंसर बता देंगे। कह रहा है कि 2 बुकें वो कौन सी हैं जो ओल्ड मेडिकल हैं और ग्रीन कवर है। ओल्ड मेडिकल और ग्रीन कवर आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हो कि यही दोनों कुकड़ू को बसते हैं, ओल्ड मेडिकल और ग्रीन कलर। तो ये देख लो, ओल्ड मेडिकल और ग्रीन कवर इन्हीं का है कि नहीं है। तो ये क्या हुआ जा करके, E और F, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, और इसको उड़ा दो तुरंत। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर है 22 नंबर है, और इस सवाल को जो है उड़ाने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है सवाल में, 22 सवाल जो है हमारा देखिए क्या है, बहुत होश में इसको सवाल को पढ़िएगा। कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो 36 सेंटीमीटर लंबी है, 36 सेंटीमीटर लंबी एक स्ट्रेट लाइन है। यानी कि अगर देखा जाए तो 36 सेंटीमीटर लंबी एक स्ट्रेट लाइन है, 36 सेंटीमीटर, ये 36 की है टोटल, ठीक है, 36 सेंटीमीटर की लाइन है। आर टू बी मार्क्ड ऑन द लाइन फ्रॉम बॉटम बाथ द एंड पॉइंट, इस पर जो है पॉइंट कुछ मार्क किए जाएंगे।
लेकिन मार्क करने का तरीका क्या होगा, पहला पॉइंट मार्क होगा 1 सेंटीमीटर पे, दूसरा मार्क होगा 2 सेंटीमीटर पे, और इसी प्रकार से प्रक्रिया आगे चलती जाएगी। बात समझिए, पहला पॉइंट मार्क होगा 1 सेंटीमीटर पे, दूसरा 2 पे, और तीसरा नहीं, पहला 1 सेंटीमीटर पे, दूसरा होगा 2 सेंटीमीटर की दूरी पे, तीसरा 3 सेंटीमीटर की दूरी पे, चौथा 4 सेंटीमीटर की दूरी पे, पांचवा 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, छठा 6 सेंटीमीटर की दूरी पे, और ये कब तक जाएगा, 36 सेंटीमीटर तक जाएगा। फिर बात समझिए क्या लिखा है, इफ द पॉइंट्स ऑन द एंड्स आर नॉट काउंटेड, यानी कि जो एंड के पॉइंट हैं उन्हें काउंट मत कर लेना। मतलब कहने का क्या है कि 36 को काउंट मत कर लेना। और जो कॉमन पॉइंट हैं, कॉमन पॉइंट का मतलब एक तरफ जब आप सीधे तरफ चलोगे, ठीक है, एक तरफ जब उल्टी बार चलोगे तो कुछ पॉइंट कॉमन हो जाएंगे, उनको भी काउंट नहीं करना है। आखिरी पॉइंट और कॉमन पॉइंट काउंट नहीं करने हैं। तो पूछ रहा है कि कितने पॉइंट टोटल बनेंगे, बात ऐसी है। तो चलिए सवाल को उड़ाते हैं, और सवाल को उड़ाएं उससे पहले जो है पूरा मामला बिछा लेते हैं। तो चलिए पहले सीधे काउंट करना स्टार्ट कर लेते हैं। मान लो हमारा पहला पॉइंट 1 था, ठीक है, पहला पॉइंट 1 था, तो दूसरा क्या होगा, 3 होगा। अरे आपने कहा था ना कि पहला 1 लेना गैप, तो 0 और 1 के बीच में गैप कितना हुआ, 1 हुआ। दूसरा 2 का लेना है, तो 1 के बाद कितना, 3 आएगा। अब कितने का लेना है, अब 4, अब अगर देखा जाए 3 का लेना है, तो 3 और 3 कितने होंगे, 6 हो जाएंगे। अब कितने का लेना है, अब 4 का लेना है, तो हमारा 10 हो जाएगा। फिर कितने का, अब 5 का, तो 15। अब कितने का, अब 6 का, 21। अब कितने का, अब 7 का, 28। अब कितने का, अब 8 का, 36। लेकिन रुको बेटा, 36 को मना किया गया है, इसे नहीं लेना है, ठीक है। अगला अब जो है इसका थोड़ा सा अगर देखा जाए तो इसको एक बार अब हम उल्टी तरफ से लेंगे, ठीक है, और उल्टी तरफ से लेना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 8 से स्टार्ट करेंगे, 8 से। अब 8 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में गैप देखो कितना है, 8 ही पे आ गए थे ना, तो इसलिए अब हम उल्टी गंगा बहाएंगे, ठीक है। तो 8, अब घटाओ इसको, 8 और 7 कितने होते हैं, 15। 15 और 6 15, 8 7 कितने हुए, 15 हुए। 15 और 6 कितने होते हैं, 21। 21 और 5 कितने होते हैं, 26। 26 और 4 कितने हुए, 30। 30 से 3 33, और 33 में 2 जोड़ो तो 35। अब आगे गंगा ना बढ़ाना, क्योंकि अब आ जाएगा 36 और वो हमें काउंट करना नहीं है। अब हमें ये तो पता है कि 36 हमें नहीं लेना है, लेकिन एक चीज़ और भी बोली थी कि कॉमन पॉइंट भी नहीं लेना। तो कॉमन कौन से बने, एक तो ये 21 बन गया, ये ऊपर भी है नीचे भी है। और देखो कौन है कॉमन, और हमारा जो एक कॉमन निकल रहा है वो दोस्तों 15 भी है, 15 ऊपर भी है नीचे भी है। अब आप टोटल अपने पॉइंट को काउंट कर लीजिए, आप देखिएगा आपको मिल जाएंगे कितने पॉइंट बने जा करके। तो 1 2 3 4 5 हो गए, 6 7 8 9 10 11 12। ये दोस्तों 15 और 21 को एक बार काउंट किया जाएगा, 15 और 21 को एक बार काउंट किया जाएगा, ठीक है। बाकी सबको अगर देखा जाए तो आप काउंट कर सकते हो, तो ये आपके टोटल 12 बनेंगे जा करके, ठीक है। 15 और 21 को आप काउंट कर सकते हो, बशर्ते एक बार काउंट करना है, ठीक है। तो ये आपके 12 होंगे टोटल पॉइंट, ठीक है। इस प्रकार का सवाल था और आसान सा सवाल था, आसान नहीं था, ठीक है। बताइएगा कैसा था सवाल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो हमारा 23 सवाल है, और इस प्रकार का सवाल जो है मैंने आपको कई बार बताया कैसे डील किया जाता है। 23 जब भी दोस्तों ऐसा सवाल आपको दिखाई पड़े, कैसा सवाल कि एक बार बोल दे कि एक चीज़, 2 बकरियां थी, ठीक है, 2 गोट थी, उनको सेम प्राइस पे जो है उसने बेचा है, सेम प्राइस पे बेचा है, सेम प्राइस पे बेचा है दोनों बकरियों को, गोट को। एक पे उसे प्रॉफिट होता है 10% का, एक पे प्रॉफिट कितना होता है 10% का, और दूसरे पे लॉस होता है 10% का। जैसे ही ऐसा सवाल लिखे आप तुरंत मान लो कि लॉस होना तय है, अब कारण ना पूछना क्या तय है। जब भी वो कहे कि एक बकरी पे प्रॉफिट, बकरी हो चाहे बकरा हो चाहे कोई भी हो, एक पे प्रॉफिट 10% का है, दूसरे पे लॉस 10% का है, तो आप सीधा समझ जाइए कि जो
जो भी वैल्यू दी गई हो 10 या जो भी दी गई हो उसका कर दो स्क्वायर और 100 से कर दो डिवाइड, और जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस, मतलब लास्ट में आएगी। तो 10 दामन 100 और 100 से 100 का भाग दोगे तो 1 आएगा। तो भैया लास्ट तुम्हारा कितना हो गया 1023 का सी, यानी कि लॉस आपका 1% हो गया। ठीक है, 1% जो है आपका लॉस यहाँ पे दर्ज हो चुका है। चलिए अगली सवालिया की ओर यहाँ पे जो है आगे बढ़ते हैं। और अगली सवाल जो है हमारा है 24 नंबर। सवाल को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि 120 म्यूजिशियन है। म्यूजिशियन कितने हैं 120, 120 म्यूजिशियन है, समझ गए। कह रहा है कि 5% जो है उसमें तीनों इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर लेते हैं। तो भैया 3 इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने वाले कितने हैं 5%। 5% जो है वो 3 इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर लेते हैं। फिर क्या कह रहा है, इफ सो हैपन दैट द नंबर ऑफ म्यूजिशियन हु कैन प्ले एनी 2, तीनों प्ले करने वाले 5% हैं, कोई 2 चीज़ों को प्ले करने वाले का देखा जाए तो वो 30 हैं, कोई 2 चीज़ों को प्ले करने वाले 30 हैं। फिर सिर्फ अकेले का देखा जाए तो गिटार को प्ले करने वाले, मतलब कुल मिला के 3 इंस्ट्रूमेंट हैं, 3 में अगर देखा जाए तो तीनों बजा लेते हैं वो 5% हैं, जो 2 बजा लेते हैं वो 30 हैं, जो सिर्फ गिटार बजा लेते हैं वो 40 हैं। गिटार वाले कितने हैं 40 हैं, गिटार वाले 40 हैं। तो सवालिया कह रही है कि वायलिन बजाने वाले या फ्लूट बजाने वाले, क्योंकि बची वही 2 चीज़ें हैं, वायलिन या फ्लूट बजाने वाले कितने आदमी बचे। तो सीधी सी बात है, सब हमें तुम दे ही दिए हो तो सबको जोड़ लो। 5% तीनों बजा लेते हैं, तो 120 का 5% कितना होगा जा करके, 120 का 5% जब निकालोगे मोहल्ले में तो जो 6 आएगा। ठीक है, 30 जो है 30 जो है वो दोनों बजा लेते हैं। ठीक है, और गिटार से बजाने वाले 40 हैं, तो 30 और 6 और 40 कितने हुए जा करके, 4 3 17 76 हुए जा करके। 76 से 120 को घटा दो तो ये तुम्हारा निकलेगा जा करके 44। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल की ओर जो है आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है 25 सवाल। 25 सवाल में कह रहा है 25th में कि 6 आइडेंटिकल कार्ड हैं, मतलब कुछ कार्ड हैं ताश के पत्ते जिनको आप कहते हो, आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं सारे पत्ते। कह रहा है कि एक टेबल पे रखे जाते हैं और उन पे 1 मार्क एक तरफ है, दूसरी तरफ 2 मार्क है, और उसमें से आप 4 को ही सिर्फ पलट सकते हो, एक बार में 4 को ही पलटा जा सकता है। तो ऐसा कुछ जुगाड़ करो कि सबके ऊपर 2-2 आ जाए, मतलब आप समझ लीजिए कि 1-1 करके ऐसे 6 कार्ड हैं। ठीक है, सबके ऊपर 1-1 लिखा हुआ है। ठीक, दूसरी तरफ 2 है। आपको ये बताना है कि कितनी बार जो है आप इनको पलटोगे मिनिमम कि सबके ऊपर 2-2 हो जाए। तो कर लो 2-2 हाथ। तो सबसे पहले 4 ही को पलट सकते हो एक बार में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले जो है इस शुरू के 4 को पलट देते हैं। तो ये हमारा हो जाता है, शुरू के जब हमने 4 पलटे तो 4 को 2-2 और एक ही हमारा बचा 1-1। अब कह रहा है कि 4 ही को पलट सकते हो, तो अभी भी हमारा 2-2 नहीं हुआ। तो आप क्या करो कि जो है ऐसे पलट दो, 1 1 1 2 1, ये हुआ इतना। ठीक है, अब जो है सबको पलट दो, तो 4 बचे जो उनको थे 1-1 वाले थे उनको कर लो। तो ये हमारा हो गया 2 2 2। तो कितनी बार जो है आपने मतलब जो है पलटा पलटी की, तो अगर देखा जाए तो एक बार यहाँ पे की, दूसरी बार यहाँ पे की, तीसरी बार यहाँ पे की, और टोटली जो आपने किया है वो 3 बार किया है। तीसरी बार में जो है आप ले आओगे मिनिमम में। ठीक है, तो सवाल हमारा सॉल्व हो गया। और आगे की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। और नेक्स्ट सवाल जो है मैथ और रीजनिंग से ही रिलेटेड देखते हैं, और ये कॉम्प्रिहेंशन के लिए अलग से मामला कभी लाएंगे। चलिए यहाँ पे जो है ये सवाल जो है ऐसे सॉल्व नहीं होगा, ये सवाल डायग्राम वाला है। ठीक है, सबसे पहले जो है डायग्राम को देख लीजिए बहुत अच्छे से। चलो इसको जूम कर देते हैं, आपके जो है समझ आ जाए। ठीक है, ये दोस्तों डायग्राम है। इसमें अगर देखा जाए तो इधर तरफ प्रॉफिट है 1000 में, ये वाली जो लकीर है ना इस पर प्रॉफिट दी गई है 1000 में, जैसे 1000 2000 3000 4000 5000 6000 ये ईयर दिए गए हैं। तो पहला सवाल पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि इन विच ईयर इज़ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी सेम, ए और बी का प्रॉफिट जो है किस साल किस वर्ष जो है सेम रहा, किस वर्ष जो है ए और बी का जो प्रॉफिट है वो सेम रहा। तो ए और बी का जो प्रॉफिट सेम है, इसका मतलब सीधी सी बात ये है कि काटा कहाँ पे है। तो अगर देखा जाए तो ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पे प्रॉफिट अगर देख लो तो एकदम सेम है, समझ रहे हो, दोनों काट रहे हैं ना, क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए जो है
इस जगह पे अगर देखा जाए तो 1996 में जो है प्रॉफिट आपका सेम है। ठीक, अगला सवाल क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ बी एंड ए इन द ईयर 1998, यानी कि सन 1998 में बी और ए के बीच में जो प्रॉफिट है वो कितना है। तो 1998 में बी और ए के बीच में प्रॉफिट जरा देख लीजिए। तो 1998 में बी और ए के बीच जो प्रॉफिट है, 1998 कहाँ ढूंढो, 1998 ये बी और ए के बीच में प्रॉफिट पता करना है। तो बी और ए के बीच में प्रॉफिट पता करना है, बी ये और ए का प्रॉफिट ये था। ठीक है, तो अगर सीधा सीधा अगर आप देखो इसको थोड़ा सा इधर ले आओ, तो क्या ये 1000 पूरा पूरा कवर कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। ऑप्शन पे आओ जरा, 1000 से थोड़ा सा कम पड़ रहा है। 100 तो देखो है नहीं, 100 होएगा नहीं, 100 है ही नहीं, 1000 होएगा नहीं, क्योंकि पूरा लाइन बन ही नहीं रहा है। देखो ना पूरा कहाँ कवर कर रहा है, वो थोड़ा सा कम पड़ रहा है ना जुगाड़ पानी। 300 नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही कम कर दिया। जो सबसे बेस्ट बनना है वो 600 बनना है। ठीक है, 36 नंबर देख लीजिए। 36 में कह रहा है कि हाउ मच मोर एवरेज प्रॉफिट डिड ए मेक इन द ईयर 2000 दैन इन द ईयर 1919, यानी कि 1999 की तुलना में 2000 में एवरेज प्रॉफिट अगर देखा जाए, हाउ मच मोर एवरेज प्रॉफिट। अच्छा, ए ने जो है 1999 की तुलना में 2000 में कितना प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट किया है? ए का बात कर रहा हूँ, ए का। तो देखते हैं ए ने जो है 1999 की तुलना में 2000 में कितना प्रॉफिट ज़्यादा बनाया। तो 1999 ये, 1919 ये, 2000 ये, कितना प्रॉफिट ज़्यादा बनाया? तो 1919 में अगर देखा जाए, इसको पिलर को जरा ऊपर उठाओ, ए वाले की बात करनी है, ए वाले की। तो ये पिलर जो है यहाँ पे टच हुआ जा करके ये जगह पे ही है। 2000 वाले को उठाओ ऊपर, 2000 वाले का पिलर ऊपर जा रहा है और ये जो है आपका यहाँ पे लगभग गया। आप जरा इधर मिलाओ इसका, तो ऐसे मिला लिया। अब इसको इधर जरा मिलाओ। तो अगर दोस्तों इसको बहुत ही होश में अगर देखा जाए तो देखो इधर जितना नीचे कम है उतना ही ऊपर देखो कम है, यानी कि मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 2 पॉइंट बनना है, 2 आ रहे हैं पूरे पूरे कब्जे में, और 1 पॉइंट का मतलब होता है 1000, तो 2 का हो गया 2000 रुपये। सवाल उड़ गया। अगले सवाल की ओर जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल जो है हमारा आ चुका है क्वेश्चन नंबर 37 को भी नहीं सॉल्व किया। कह रहा है कि ट्रेंड क्या है एवरेज प्रॉफिट का बी का 1997 से 2000 के बीच में, यानी कि 1997 से 2000 के बीच में जो है एवरेज प्रॉफिट का जो है अगर देखा जाए तो क्या क्रम बनना है। देखते हैं 1997 से 2000 के बीच में जो है क्या ट्रेंड बनना है। तो 1997 से 2000 के बीच में क्रम देखिए क्या है। तो 19, अब बात किसकी की है? ए की है ना, बी की है। बी का प्रॉफिट देखना है कि 1997 कहाँ गया, ये है, 2000 कहाँ गया, ये है। तो अगर प्रॉफिट अगर देखा जाए तो ऐसा भी नहीं है कि कंटिन्यू बढ़ ही रहा हो, क्योंकि आप देखिए ना स्टेडी भी है, सीधा भी है, लेकिन घट नहीं रहा है, इतनी बात तय है। लग रहा है फ्लक्चुएशन भी नहीं हो रहा है क्योंकि कंटिन्यू बढ़ रहा है। फ्लक्चुएशन तब कहते हैं जब घटता बढ़ता दोनों होता, कंटिन्यू बढ़ रहा है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, स्टेडी है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। तो फिर कहे क्या सकते हैं? कहे हम ये सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अगर कुल मिला के हम देखें सवाल में तो हम ये अल्टीमेटली कह सकते हैं कि डिक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, घट नहीं रहा है, इतना हम कह सकते हैं अल्टीमेटली। ठीक है, घट नहीं रहा है, नॉन डिक्रीजिंग, समझ गए। चलिए अगले सवाल की ओर जो है आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट सवालिया जो हमारे सामने स्क्रीन पे है वो है ये, क्या कहा है? द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्केट ऑब्टेन्ड बाय 2 स्टूडेंट इन अ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। 2 कोई स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है, उनके द्वारा नंबर को ऑब्टेंड किया जाता है। इनके नंबर ये हैं और इनके नंबर जे हैं। ठीक है, और नंबर को जोड़ लो पहले। ए के कितने नंबर आए हैं? तो 7 6 13 5 18 180 210, 210 नंबर आए हैं ए के। 210 कितने आए हैं? ए के। बी के नंबर कितने आए हैं? तो 8 7 15 6 21 और 15 225 नंबर, 225 नंबर जो है बी के आए हैं। ए का मैक्सिमम मार्क कितना है? तो ए का मैक्सिमम है 100 200 300 350 का मार्क है, 350 का जो है मार्क है, 350 है।
बी का मार्क कितना है, तो बी का देखा जाए तो 150, 250 और 350, 375, 375 है। कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस बताओ जरा कितना नंबर जो है डिफरेंस है। तो देखो ऐसे डिफरेंस नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि दोनों का mm अगर सेम होता तो ऐसे निकाल देते। जब mm सेम नहीं होता है तो आपको पता है कि इनको हमें एक पैमाने पे लाना पड़ेगा, और एक पैमाना होता क्या है, परसेंटेज। दोनों का परसेंटेज निकालो, फिर देखो घटाओ। तो दोनों का जब आप परसेंटेज मार्केट में निकालने चलोगे तो वो जो आएगा, निकाल लो जरा परसेंट। निकालने का तरीका क्या होता है, कम गुणे 100 बटे ज़्यादा, यानी कि 210 गुणे 210 इंटू 350, ये ए का निकाल रहा हूँ परसेंटेज। 350 मल्टीप्लाइड बाई, अरे 350 नहीं, 350 थोड़ी ना, 100, 100, 210 मल्टीप्लाइड बाई 100 और डिवाइडेड बाई टोटल जो मैक्सिमम है, कम गुणे 100 बटे ज़्यादा इसको कहते हैं। तो 0 से 0 हमारा उड़ गया। और 35 का अगर देखा जाए तो 35 का जो है इसमें जब भाग दोगे तो 35 दूना 70, 70 क्या 6 बार गया और 6 टाइम्स इधर गया, और 6 का 10 में इधर गुणा, तो 60% आएगा। ए का जो परसेंटेज आया वो 60% आया, और बी का परसेंटेज जो है वो भी 60% आएगा, और दोनों को 60 घटा दो तो कितना आया, 0, यानी कि ऑप्शन डी सही। सवाल हमारा उड़ चुका है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला हमारा जो है वो 39 है। 39 नंबर की ओर जो है आगे बढ़ते हैं, और 39 नंबर जो है रीजनिंग से रिलेटेड आई थिंक सवाल है। ठीक है, रीजनिंग से रिलेटेड सवाल है 39, और 39 को जो है देखिए क्या 39 सवाल है। 39 में कह रहा है कि इसमें फिगर जो है किसके साथ मैच कर रहा है। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, आप देखिए इसमें कहीं मैचिंग ही नहीं चल रही है, समझ रहे हो। इसको अगर ध्यान से आप देखो तो देखो इसके अंदर जो है ये चीज़ रखी हुई है, समझ रहे हो, इसके अंदर ये चीज़ है। आप इमेजिन करो सी के साथ, सी इज़ द राइट आंसर। 40 नंबर देखिए, 40 नंबर में अगर आप दोस्तों देखने चलोगे मार्केट में तो आप देखिए क्या इसमें पैटर्न क्या बनना है। कह रहा है कि इसमें नेक्स्ट, इसमें यहाँ पे बताना है फिल क्या करना पड़ेगा। तो आप पहले एक चीज़ को देखिए क्या, कि इसके साथ इसमें चेंज हुआ कि नहीं हुआ, और इसमें हो गया, उसके बाद इसको इसमें चेंज कर दिया गया। इसमें भी यही चीज़ देखो, इसको चेंज किया और इसको चेंज किया। अब इसमें भी जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये हमारा जाएगा ऊपर इतना तो तय है, कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा। 40 में ऊपर ही जाना तय है, आप ऐसा मान के चलो। यानी कि या तो ये है या तो ये है, क्योंकि दोनों में ऊपर है। अब ये पड़ोस को देखना पड़ेगा ये किधर जाएगा। तो पड़ोस का अगर बात किया जाए तो पिछले दोनों सवालों में अगर देखा जाए तो कोई चेंज ही नहीं है, कोई चेंज नहीं करता है। तो यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है, और ये 41 सवाल को जो है देखते हैं क्या कह रहा है। 41 जो सवाल है वो कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स पॉपुलेशन एंड टोटल इनकम ऑफ अ सिटी इन अ 4 ईयर। पॉपुलेशन दी गई है। 1992 में जो पॉपुलेशन है वो 20 लाख है, 1993 में 21 लाख है, 1994 में 22 लाख है। इनकम दी गई है। 1992 में जो इनकम है वो 1010 रुपये है, 1010 करोड़ रुपए है। 1993 में जो पॉपुलेशन की इनकम है 1111 करोड़ रुपए है। 1994 में जो पॉपुलेशन की 22 लाख पॉपुलेशन की जो इनकम है 1225 करोड़ है। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट का मतलब कि पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 5% आर मोर एवरी ईयर, मतलब पॉपुलेशन जो है वो हर साल 5% या उससे ज़्यादा जो है बढ़ रही है। तो चेक कर लेते हैं ज़रा, 5% उससे ज़्यादा बढ़ रही है, यानी कि 20 से देखा जाए 21 के बीच में पॉपुलेशन कितनी परसेंट बढ़ी है। तो 1/20 मल्टीप्लाइड बाई 100, भैया 1 की बढ़ोतरी हुई है ना 20 से 21 जाने में। तो देख लेते हैं 1 की बढ़ोतरी 20 में हुई है, 20 में 1 की बढ़ोतरी हुई है, तो 20-50, सही बात तुमने बोली यार, 5% ही बढ़ोतरी हुई है 20 से 21। लेकिन 21 से 22 क्या इतनी बढ़ोतरी हुई है, चला चेक करते हैं। तो 1 की इधर भी हुई है, लेकिन अब 21 से हुई है, तो अब तो हर कोई बता देगा कि अब जो है 5 से वैल्यू कम आने वाली है, यानी कि जो है ये स्टेटमेंट हमारी हो गई गलत। पहली स्टेटमेंट गलत प्रूफ। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है क्या, इनकम इंक्रीज बाई 10% आर मोर एवरी ईयर। इनकम जो है हर साल 10% या इससे ज़्यादा जो है बढ़ जाती है, 10% या इससे ज़्यादा
बढ़ जाती है। तो कहाँ 10% या इससे ज़्यादा बढ़ रही है? तो पहले देख लो, इसको देख लो, इनकम 10% या इससे ज़्यादा बढ़ रही है। तो 1111 से 1010 को घटाओ तो ये आपका 101 रुपया बनेगा। 101 टोटली डिवाइडेड बाई 1010 में हुआ ना बढ़ोतरी, 1010 में, और इसका 100 से मल्टीप्लाई कर दो। और जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखते हैं 10% आता है क्या? 10% की बढ़ोतरी हुई है, तो देख लो। तो दोस्तों इसको जो है हम मल्टीप्लाई करें, ऐसे भाग देंगे तो ये 0 0 हो गया, 1 से 1 ये, हाँ 10 तो आ गया। लेकिन ज़रा दूसरे वाले में चेक करें, इसमें क्या 10% का हुआ है क्या? इसे मतलब फर्जी। तो 1111 से 1225 को घटाओ तो 1211, यानी कि 11 और 9 5 14 100 114 114 आया ना। 1011 114 मल्टीप्लाइड बाई 100। और इसको जब आप करोगे ना, मार्केट में बैठोगे करोगे, तो ये 11,400 आएगा ना। और इसको जब आप जो है दोगे, 114 का इंक्रीमेंट हुआ है तो 11,400 आएगा, और 1,111 ये तो आएगा नहीं। तो सीधी सी बात है कि ये भी जो है स्टेटमेंट आपकी गलत है, ये भी स्टेटमेंट आपकी गलत है। कह रहा है कि पर कैपिटा इनकम जो है वो 5,000 रुपये है। अब पर कैपिटा इनकम जो है यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स अपनी लगानी पड़ेगी, अगर जो है इकोनॉमिक्स नहीं पड़े हो सही से। तो पर कैपिटा इनकम कैसे निकाली जाती है? टोटल जो इनकम होती है उसको जब पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है तब पर कैपिटा इनकम आती है। तो पर कैपिटा इनकम अगर आपको निकालनी है तो 20 से डिवाइड करो 1010 को, और देखो क्या वो 5,000 आ रहा है। फिर 21 से डिवाइड करो 1011 को, क्या देखो 5,000 रुपये से ज़्यादा आ रहा है। 22 को डिवाइड करो 1225 से, देखो पर 5,000 से ज़्यादा आ रहा है। 23 को डिवाइड करो 1345 में, देखो अगर चारों स्टेटमेंट में अगर 5,000 आ रहा है पर कैपिटा इनकम, यानी कि एक व्यक्ति की जो इनकम है, तो स्टेटमेंट सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले आंसर की ओर, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवालिया है हमारी वो 42 पे हम आ चुके हैं। और 42 सवाल की अगर दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है इसमें क्या भरेंगे x की जगह पे। सवालिया है, इनको जोड़ दो 60, इनको जोड़ दो 60, और ये 60 नहीं कर रहे हैं तो कितने कमी पड़ रही है? तो 1933 कितना होता है? 1933 52 होता है, तो 8 की कमी पड़ रही है। लग गया सवाल। चलिए 43 सवाल को देखिए, ये दोस्तों 43 सवाल है। इसमें आपको बताना है कि इसमें क्या फिल किया जाएगा। पैटर्न पता कीजिए। तो पैटर्न कैसे पता करेंगे दोस्तों? एक चीज़ जो बहुत ध्यान से आप देखिए इसमें, क्या जब आप इससे इसमें जंप कर रहे हो तो क्या चीज़ बढ़ रही है और क्या चीज़ घट रही है? ट्रायंगल बढ़ रहा है, ट्रायंगल बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? ट्रायंगल। और सर्किल घट रहा है। ट्रायंगल बढ़ रहा है, सर्किल घट रहा है। इसमें देखो जब गए तो ट्रायंगल एक और बढ़ गया और सर्किल एक और घट गया। समझ रहे हो बात को? बात को समझ रहे हो ना? तो वही फार्मूला जब आप यहाँ पे भी अप्लाई करोगे, एक को बढ़ाओगे और एक को घटाओगे उसी सीक्वेंस में, तो आपका आंसर जो है वो 43 का अगर देखा जाए तो आपका लगभग जो है ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नहीं, डी आएगा। डी 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 नेशनल। नहीं, ए ही आना चाहिए, ए आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक सर्किल है ना, ये एक सर्किल यहाँ पे हट जाएगा, सर्किल कम हो गया, 2 ट्रायंगल हो जाएंगे, 2 ट्रायंगल हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फाइनली ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए पैटर्न पता कीजिए, उसको फाइंड आउट कीजिए, सवाल उड़ जाता है। 44 सवाल पे आ जाइए। 44 में कह रहा है कि एस से टी तक पहुँचने में कितने मार्ग जो है बन सकते हैं, डिफरेंट रूट्स, लेकिन वो दोबारा रिट्रेस नहीं होने चाहिए। तो देख लो इसमें कितने हैं? 3, इसमें कितने हैं? 2, इसमें कितने हैं? 3। तो कितने टोटल मार्क बने जाकर के? 3 दूना 6 18। 45 क्वेश्चन पे आ जाइए। 45 क्वेश्चन में अगर बात किया जाए तो इसमें देखिए पैटर्न पहले समझिए, पैटर्न क्या बनना है। पैटर्न अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे इधर चला गया, गयो, ये नीचे चला गया और फिर ये ऊपर चला गया, यानी कि ये किधर था?
ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये साउथ, ये नॉर्थ। सेम पैटर्न को अगर आप अप्लाई करोगे, सेम पैटर्न को अगर आप अप्लाई करोगे तो 45 का जो आपका आंसर आएगा वो बी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 नंबर पे हम आ चुके हैं, और 46 नंबर जो है उसकी बात कर लेते हैं। तो 46 में कह रखा है कि एक रिंग है वो 18 मिनट, ऐसे सवाल आप सॉल्व कर चुके हो अभी, 24 मिनट और 32 मिनट के बाद कंटिन्यूसली बजती है। तो कह रहा है वो घंटी जो है एक साथ कब बजेगी, एक साथ कब बजेगी। तो इसी सवाल अभी आपने सॉल्व किया था ना शुरू में। और 8 बजे अगर वो पहली 8 बजे से मतलब सेम टाइम पे बजती हैं, 8 बजे जो है सुबह सुबह वो सेम टाइम पे बजती, मतलब तीनों घंटी जो है, एक घंटी 18 मिनट बाद बजती है, दूसरी अगर देखा जाए तो 24 मिनट बाद बजती है, तीसरी 32 मिनट बाद बजती है। तो तीनों घंटी एक साथ कब बजेंगी। तो इसके लिए मैंने क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम। तो 18, 24 और 32 का जब आप एलसीएम मार्केट में निकालने चलोगे तो आपका 288 मिनट आ जाएगा, 288 मिनट आ जाएगा। अब इसको घंटे में बदल लो, 60 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 4 घंटे 48 मिनट। अब 8 बजे से 4 घंटे 48 मिनट बाद यानी कि 12:48 इज़ द राइट आंसर। चलिए आप दोस्तों जो है आगे बढ़ते हैं। क्या 47 नंबर देखिए, और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 47 नंबर कह रहा है कि प्राइस इज नॉट द सेम थिंग एज वैल्यू। प्राइस जो है वो वैल्यू के सेम थिंग नहीं है, मतलब प्राइस इज नॉट द सेम थिंग एज वैल्यू, मतलब प्राइस जो है वो वैल्यू नहीं है। मतलब अरे दोनों भी चीज़ों में फ़र्क होता है। जैसे मान लो आप 5 रुपये का कुछ भी खरीदो और उसमें वैल्यू वो हो ही ना, तो प्राइस जो है यहाँ पे वैल्यू नहीं है, ऐसा सवाल ने पहले कर दिया है। तो कह रहा है कि सपोज दैट ऑन अ डे द प्राइस ऑफ एवरीथिंग, कोल, ब्रेड, पोस्टेज, स्टाम्प, लेबर, द रेंट ऑफ हाउस वर टू बी डबल। यानी कि किसी दिन क्या होता है कि प्राइस जो है उनका सबका डबल हो जाता है इन सब चीज़ों का। प्राइस देन वुड सर्टेनली राइज बट वैल्यू ऑफ ऑल थिंग्स एक्सेप्ट वन वुड नॉट। यानी कि अगर देखा जाए तो प्राइस तो सबका बढ़ गया लेकिन वैल्यू जो है नहीं बढ़ी एक चीज़ की। तो राइटर जो है कहता है कि प्राइस ऑफ ऑल थिंग्स वर डबल, यानी कि जो है प्राइस सब चीज़ों का अगर डबल हो जाए तो वैल्यू कैसी होएगी, वैल्यू कैसी रहेगी, सवाल है। तो दोस्तों वैल्यू ऑफ ऑल थिंग्स वुड रिमेन कांस्टेंट। वैल्यू का देखा जाए तो हर चीज़ की जो है क्या कांस्टेंट रहेगी। 47 नंबर है, क्या वैल्यू जो है हर चीज़ की कांस्टेंट रहेगी क्या। तो भैया कांस्टेंट कहाँ से रहेगी, समझ रहे हो, मतलब कांस्टेंट क्यों रहेगी, वैल्यू जो है वही क्यों रहेगी, कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। प्राइस डबल हो चुका है, वैल्यू ऑफ द थिंग्स सोल्ड वुड बी डबल। वैल्यू जो है जो थिंग्स की है जो बेची गई उनकी डबल हो जाएगी। डबल कहाँ से हो जाएगी, समझ रहे हो, क्योंकि प्राइस इज नॉट द सेम थिंग इज वैल्यू। द वैल्यू ऑफ थिंग्स बॉट वुड बी हाफ, यानी कि जो वैल्यू है चीज़ों की जो खरीदी हैं वो हाफ हो जाएंगी। द वैल्यू ऑफ मनी ओनली वुड बी हाफ, यानी कि जो मनी की वैल्यू है, आप ध्यान से समझिए, जो मनी की वैल्यू है वो आधी हो जाएगी। मनी की वैल्यू जो है वो आधी हो जाएगी, ये सही बात है, समझ रहे हो। चीज़ों जो से लेना देना नहीं है, हमारा तो पंगा किससे है, वैल्यू ऑफ प्राइस से है ना, ये बात समझिए, समझ रहे हो, हमारा चीज़ों को लेना देना नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है हमारी स्क्रीन पे ये रहा, और क्या कह रहा है, 48 नंबर है। कह रहा है कि ए और बी कोई दो लोग हैं, ट्रैवल करने का प्लान करते हैं एक्स से किसी प्लेस वाई जाने के लिए बस के द्वारा। ए के पास 10 रुपये हैं, 2 लोगों का किराया इसमें लगेगा, ठीक है, जिसमें से ए के पास 10 रुपये हैं और वो 80% है, यानी कि 10 रुपये है ना, जो 10 रुपये उसके पास हैं ए के पास, ये 80% किराया के ही पैसे हैं, दोनों 2 लोगों के 80% किराए के ही पैसे हैं। कह रहा है कि एक दूसरा आदमी भी है उनके जो साथ है, उसके पास 3 रुपये पड़े हुए हैं, 3 रुपये पड़े हुए हैं। तो कह रहा है क्या जो है अगर वो 3 रुपये उस पहले आदमी को दे देता है कि चलो किराया 2-3 रुपये हम भी डाल देते हैं, तो क्या उससे जो है बस की टिकट खरीदी जा सकती है। अगर खरीदी जा सकती है तो बताइए कि कितने की टिकट है। और 13 रुपये टोटल हुए जाकर के, 10 + 3 = 13। तो टिकट कितने की पड़ी, पैसे बचे कितने। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है,
80% की वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बच्चा भी निकाल लेगा। 100% की जो वैल्यू होगी वो आपकी होएगी जाकर के 12.5 रुपये। कैसे निकालते हैं तो बहुत छोटी क्लास में बताया जाता है। 80% की वैल्यू अगर आपकी 10 रुपये है तो 100% की आपकी वैल्यू होगी जाकर के 80/10 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो वो आपकी 12.5 रुपये। और रुपये कितने थे टोटल, 13, तो बचे पैसे कितने, 50। तो ये ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 48 का सी होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की जो है आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट सवाल जो है और 49 है, बिल्कुल सेम सवाल है इसको भी जो है सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 49 में क्या कह रहा है, एक एग्रीमेंट के अनुसार एक बिजनेसमैन जो है एक लोन को पे कर रहा है इंस्टॉलमेंट में। 18 इंस्टॉलमेंट को पे करके वो 60% चुका चुका है, 60% को चुका चुका है 18 इंस्टॉलमेंट में। तो कह रहा है टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी उसके पास उसको देनी थी, तो 60%, देखो वही सवाल है, 60% की वैल्यू है 18 इंस्टॉलमेंट, 60% की वैल्यू कितनी है, 18 इंस्टॉलमेंट। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी जाकर के आपकी जो है 18/60 मल्टीप्लाइड बाई 100, और ये आपकी टोटल निकलेगी जाकर के अगर देखा जाए तो आपका 30 निकलेगा जाकर के 30। तो आपकी जो है 30 इंस्टॉलमेंट हैं टोटल, बिल्कुल सेम पैसे पहले जैसा सवाल है। चलिए 50वें नंबर सवाल पे जो है हम आगे बढ़ चुके हैं और इस 50 नंबर सवाल को जो है हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 50 नंबर सवाल में दोस्तों क्या कह रहा है कि एक वर्कर है, वो अपने फैक्ट्री जो है 3 मिनट लेट पहुंचता है। एक वर्कर अपनी फैक्ट्री 3 मिनट लेट पहुंचता है अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, मतलब 3 किलोमीटर लेट पहुंच रहा है जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। बात समझिए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने पर वो 3 मिनट लेट पहुंच रहा है। अगर वो अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर कर दे तो वो 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो कह रहा है कि आखिर प्रभु ये बताओ डिस्टेंस है कितनी। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, आपको जैसे ही ऐसे सवाल मिले आप पहले ये देखिए कि दोनों चीज़ में कॉमन क्या है। कॉमन ये है कि डिस्टेंस नहीं बदल रही है, और जब डिस्टेंस नहीं बदल रही है तो उसी के दम पे हम सवाल उड़ा देंगे। कैसे, हम जानते हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा d = d। दोनों की डिस्टेंस सेम ही है, कवर तो उतना ही कर रहे हैं ना। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। स्पीड कितनी है पहले 5, टाइम कितना है, तो टाइम पता नहीं लेकिन 3 मिनट पहले पहुंच रहा है। टाइम पता नहीं है 3 मिनट पहले पहुंच रहा है, यानी कि t+3। ठीक दूसरे की ओर बढ़ो। दूसरा कह रहा है कि हम 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलते हैं और 7 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, यानी कि जो टी टाइम होगा उसमें से 7 घटा दो, क्योंकि पहले पहुंच रहा है ना, तो 7 उससे घटाना पड़ेगा। तो ये तुम्हारे टी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि टाइम जो तुम्हारा सॉल्व करने पे आएगा वो लगभग आएगा 57 मिनट, 57 मिनट जो है आपका टाइम आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 57 मिनट आ चुका। अब हमारे पास टाइम तो निकल आया कि 57 मिनट लगता है कुल मिलाकर के, ठीक है। लेकिन अब हमें निकालनी है क्या, अब हमें निकालनी है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या रखना पड़ेगा, तो डिस्टेंस का फार्मूला चाहे जो सा अप्लाई कर दो, जो भी अप्लाई करना हो अप्लाई कर दो। तो ये वाला अप्लाई कर लो, पहला वाला, इसमें जो है वैल्यू को पुट करो। तो 5 टी कितना है, टी 57 निकल गया है, +3। अब एक बात को ध्यान रखो, किस बात को ध्यान रखना है, ये मिनट में निकल के आया है, ये किस में निकल के आया है, मिनट में। इसको हमें, और स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में है, तो मिनट को आवर में बदलने के लिए हमें 60 से भाग करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 60 से डिवाइड कर दो, और जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो दोस्तों आपका आएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, लगा लीजिए। 51 नंबर पे जो है अब हम आ चुके हैं, 51 सवाल पे जो है आ चुके हैं। कह रहा है कि ये थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का सवाल है, देख लीजिएगा, ज़्यादा घबराने का नहीं है। क्या कह रहा है सवाल, सवाल कह रहा है कि लिबर्टी, अब लिबर्टी दोस्तों का देखा जाए तो ये एक प्रकार का जो है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, और फ्रीडम पे जो है कार्ल मार्क्स ध्यान देता है। और मैं PPSIR का स्टूडेंट हूँ, और हमारे चैनल पे 600 से अधिक लेक्चर पड़े हुए हैं, और UPSC की पूरी प्रिपरेशन हम ही करवाते हैं अकेले। देखो लिबर्टी कह रहा है देयर फोर इज नेवर रियल,
लिबर्टी कभी भी रियल नहीं होती है अनलेस द गवर्नमेंट कैन बी कॉल टू अकाउंट व्हेन इट इन्वेट्स राइट्स। यानी कि लिबर्टी आपको तभी मिलती है जब आप अपने राइट्स के लिए सरकार से लड़ते हो। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? इन द अंडरस्टैंडिंग दैट लिबर्टी एंड रिस्ट्रेंट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि लिबर्टी और उस पर रोक ये एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यानी कि ये जो है आपको मांगने पड़ते हैं और ये एक दूसरे से ऐसे नहीं मिलते हैं। यानी कि एक चीज़ मिलेगी तो दूसरी चीज़ पर रोक लगाई जाएगी, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, अगली ओर बढ़ते हैं। और ये जो है इनसे हमें कोई लेना देना ताल्लुक़ हमारा रहता नहीं है इन सब से। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन के लिए अलग से वीडियो आएगा, उसकी मैं पहले आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगला सवाल हमारा कहाँ मिलेगा? 59 क्वेश्चन। 59 क्वेश्चन जो है अब हम इसको सॉल्व करेंगे 59 को, और 59 सवाल को जो है देख लेते हैं। उससे पहले जो है मैदान का सुपड़ा साफ कर लेते हैं और गंदगी हटा लेते हैं। तब तक आप भी जो है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कोई अच्छी सी कमेंट मार दें, और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, इंस्टा पे हमें फॉलो कर लें, और यही सब कर लें हैं। और कुछ बचे तो और कुछ बातें कर लूँ। तो चलिए जो है यहाँ पे ये सफाई हो जाए अभियान, क्योंकि सफाई बहुत ज़रूरी है। मोदी जी जो बहुत दिनों से चला रहे हैं मामला, समझ रहे हो, तो सफाई अभियान चलता रहना चाहिए। और गंगा जी तो साफ़ हो ही रही हैं जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। तो चलिए जो है सफाई अभियान चल चुका है। आ जाओ सवाल पे आ जाओ बच्चों। तो एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो 8 पोइट हैं। 8 पोइट हैं, A B C D E F G H। मतलब एक क्वेश्चन पेपर एक कोई मास्टर बनाने जा रहा है हमारे हिसाब, उसमें दोस्तों 8 पोइट आएंगे। ठीक है, 8 पोइट। कभी रखड़ा बाजार में ना 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 ना। आ जाओ सवाल पे आ जाओ। फर्स्ट 4 बिलोंग टू द मेडिवल पीरियड। पहले जो 4 हैं वो मेडिवल पीरियड से बिलोंग करते हैं। मेडिवल से बिलोंग करते हैं, सही बात बोले। जबकि बचे हुए मॉडर्न पोइट हैं। मॉडर्न है भैया, मॉडर्न पोइट हैं। ठीक है, और बोलो। क्वेश्चन पेपर जो बनाने वाला है वो अल्टरनेटिवली बनाता है। अल्टरनेटिवली का मतलब कभी मेडिवल से बनाता है तो कभी मॉडर्न से बनाता है, जैसे यूपीएससी बनाती है। बता रहा है यूपीएससी के प्रभु, देख लो हम ऐसे बनाते हैं, समझ लो बात को। जनरली हु लाइक जी एंड एच। पिछली साल जो है उसने कहा है कि हम मेडिवल से बना चुके हैं, अब की बार हमें मॉडर्न से बनाना है। और जी और एच को हम बहुत चाहते हैं। जी और एच को जो है क्वेश्चन एग्जामिनर जो है बहुत चाहता है, जी और एच को। अच्छा, आगे बोलो प्रभु। एफ एंड नहीं, जी एंड एच जनरली दोज हु लाइक जी एंड एच आल्सो एंड दोज हु लाइक एफ लाइक ई आल्सो। द क्वेश्चन पेपर डज नॉट लाइक टू आस्क अबाउट एफ। दोस्तों अगर देखा जाए तो अक्सर जो क्वेश्चन है, पहले बात समझ लो, या तो जी और एच से पूछे जाते हैं या एफ और ई से क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन इस बार जो एग्जामिनर है वो कह रहा है कि हमारा मूड नहीं है एफ से पूछने का। एफ से पूछने का मूड है नहीं, तो बचा कौन? ई बचा। मार दो तुरंत बी, तो 59 का बी आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, तांगे बढ़ाओ। तो अगला जो है 60 नंबर पे आ जाइए। 60 क्वेश्चन की अगर दोस्तों हम बात करें, सवाल थोड़ा सा जो है ख़तरनाक टाइप का है, और इसको जो है पहले सफाई अभियान चला लेते हैं, फिर सवाल 60 को जो है डील करते हैं। तो 60 सवाल हाजिर हो, और ये सवाल थोड़ा सा जो है पेचीदा है, थोड़ा सा बुद्धि खोल लीजिए, और तत्पश्चात जो है इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए और देखते हैं। दिल में तो दोस्तों ये सफाई अभियान हमारी चल चुकी है, और दिल की तन्हाई को आवाज़ बना लेते हैं अंदर। हाँ, तो इन अ ग्रुप ऑफ 6 वुमेन, 6 वुमेन 6 वुमेन। आप पहले बात समझिए, 6 वुमेन है, समझ रहे हो? 6 वुमेन है। ठीक है, आगे बोलो क्या बोलना है। 4 डांसर हैं। 4 कैसी हैं? 4 दोस्तों जो है वो डांसर हैं। तो डांसर 4 हैं। 4 जो है डांसर हैं, यानी कि कोई डांसर भी है। अच्छा, डांसर 4 डांसर हैं। 4 वोकल म्यूजिशियन हैं। 4 जो है वोकल म्यूजिशियन भी हैं।
वोकल म्यूजिशियन को BM से लिख लो। 4 वोकल म्यूजिशियन भी हैं। अच्छा, यानी कि 4 डांसर, सनातन नहीं, 4 जो है वोकल म्यूजिशियन है, 1 एक्ट्रेस है, नहीं एक्टर है, नहीं एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस है, 1 जो है एक्ट्रेस है। अच्छा, 1 एक्ट्रेस है, 3 वायलिनिस्ट हैं, 3 जो है वायलिन बजाने वाले हैं, 3 वायलिन बजाने वाले हैं। अब देखो मुद्दे पर आ जाओ बेटा, आ जाओ। गिरिजा एंड बंजारा, बंजारा नहीं बनाजा, बंजारा दोस्तों यूपीएससी के पेडिवल पीरियड में पूछा जा चुका क्वेश्चन, PYQ है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी संबंध है बंजारा का। चलो मुद्दे पर आओ, मेरे बंजारा। गिरिजा एंड बंजारा नहीं, गिरिजा एंड बनाजा आर एमंग द वायलिनिस्ट, यानी गिरिजा और जो बनाजा हैं वो वायलिनिस्ट हैं, गिरिजा और बनाजा। तो भैया गिरिजा और बनाजा वायलिनिस्ट हो गए, समझ गए भैया। जलाजा एंड शैलजा डू नॉट नो हाउ टू प्ले ऑन द वायलिन, यानी कि अगर देखा जाए तो जलजा नहीं, जलजा और जो शैलजा हैं, जलजा और जो शैलजा हैं वो जानती ही नहीं है वायलिन के बारे में बिल्कुल भी। तो वायलिन के बारे में अगर जलजा और शैलजा अगर कुछ जानती नहीं है, जलजा और शैलजा आर एमंग द वायलिनिस्ट ना, गिरिजा और वंजा जो है ये वायलिनिस्ट जानती हैं। जलजा और शैलजा डू नॉट नो हाउ टू प्ले ऑन द वायलिन, यानी कि जलजा और शैलजा जो है वो वायलिन को जो है प्ले करने के बारे में जानती नहीं है। शैलजा और जो तनुजा हैं वो डांसर हैं, तो शैलजा और तनुजा जो है इधर दल दो, डांसर हैं भैया, डांसर हैं, डांसर। शैलजा और तनुजा जो है डांसर हैं, शैलजा और तनुजा डांसर हैं। जलाजा, वनाजा, शैलजा और तनुजा वोकल म्यूजिशियन है, यानी कि जलाजा, वनाजा, शैलजा, तनुजा ये वोकल म्यूजिशियन है, चारों हो गए। एंड 2 ऑफ देम आर आल्सो वायलिनिस्ट, और उसमें से 2 जो है वायलिनिस्ट भी हैं। तो भैया 2 वायलिनिस्ट भी हैं, 2 वायलिनिस्ट भी हैं। इसका मतलब क्या निकला जा करके, इसका मतलब ये निकला जा करके कि जो तनुजा है वो वायलिनिस्ट भी है, समझ लो। इनमें से एक वायलिनिस्ट भी है, तो एक जगह छूट रही थी तो वो तनुजा है, समझ रहे। V को हम ले नहीं सकते हैं, ठीक है। और J और S को तमीज़ ही नहीं है वायलिन बजाने की, J और S को तमीज़ ही नहीं वायलिन बजाने की, इसलिए इसको लिया नहीं। तो अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज अ डांसर एंड अ वायलिनिस्ट, यानी कि इसमें जो है डांसर और वायलिनिस्ट बताना है कि कौन इसमें है, डांसर और वायलिनिस्ट। तो अभी सवाल अभी पूरा पढ़ो, अभी कहाँ हुआ, ठीक है। क्या बोल रहे थे, हो गया इतना। जलाजा, वनाजा, शैलजा एंड तनुजा आर वोकल म्यूजिशियन हो गया। 2 ऑफ देम आर आल्सो वायलिनिस्ट काम कर दिया। एक पूजा इज एन एक्ट्रेस, पूजा एक्ट्रेस है, एक्स। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ सर्टनली अ डांसर एंड अ वायलिनिस्ट, इसमें अगर देखा जाए तो कौन वायलिनिस्ट और डांसर दोनों है, वायलिनिस्ट और डांसर दोनों है। तो तनुजा दोस्तों डांसर भी है, कहाँ पे लिखा है, शैलजा एंड तनुजा आर अमंग द डांसर, शैलजा और तनुजा दोस्तों डांसर भी हैं, तो तनुजा भैया डांसर भी है। तो कह रहा है कि इसमें डांसर और वायलिनिस्ट कौन है, तो डांसर और वायलिनिस्ट अगर दोस्तों देखा जाए तनुजा निकल रही है, तनुजा। हिंदी में घर पे पढ़ो जाकर के, ठीक है, यहाँ पे लगा नहीं पाता है, मतलब यहाँ पे लगता नहीं है सही, ठीक है, और इसलिए जो है इसको घर पे देखें और तनुजा निकलेगी। ऐसे जो है इसी प्रकार से लगाया जाएगा, काफ़ी बवाली काम है, उसमें लंबा लगता है, कापी पेन हो तो सही लगे, ये हो जाता है थोड़ा सा हमारी समस्या को समझें। 61 क्वेश्चन को जो है डील करने का टाइम आ चुका है। 61 क्या कह रहा है, 61 कह रहा है, 61 कह रहा है कि LMNOPQRSNT ये लेटर हैं कुछ, दियर ऑर्डर इज सब्स्टिट्यूट बाई 9 इंटीजर 1 to 9, इनका जो क्रम है वो 1 to 9 है, ठीक है, लेकिन ये सारे क्रम से नहीं है, ये भी समझ लो, नॉट इन ऑर्डर दैट। 4 अगर P को असाइन किया जाता है 4 अगर P को असाइन किया जाता है और P और T के बीच में जो डिफरेंस है वो 5 का है
P और T के बीच में अगर डिफरेंस 5 का है तो भैया T कितने पर होगा? T होगा जाकर के 9 पर होगा T। अरे P अगर 4 पे है तो T और T के बीच में अगर डिफरेंस अगर P और T के बीच में अगर देखा जाए तो अगर 5 का डिफरेंस है P और T के बीच में, तो सीधी सी बात है P अगर 4 पे है तो T 9 पे होगा जाकर के, 4 5 9। फिर क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन N एंड T इज 3। N और T के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 का है। N और T के बीच में डिफरेंस कितने का है? 3 का है। तो यार सीधी सी बात है, T अगर 9 पे है तो N छोटा है तो N कितने पे हुआ? 6 पे हुआ जाकर के। तो N कह रहा है N कितने पे है? तो N 6, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हटाओ सवाल, हट गया सवाल। ठीक है, सवाल लग गया। आ जाइए जो है सवाल, अगला हमारा सवाल है, कहाँ गया? 62 सवाल पे। 62 है का डेथ? हाँ, 62 सवाल हमारा जो है आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है द नंबर ऑफ डेथ्स अमंग द आर्मी पर्सनल। कह रहा है कि आर्मी पर्सनल में अगर देखा जाए तो 1000 पे 8 आर्मी जो है शहीद हुए हैं, लेकिन जो सिविलियन है वो 1000 में से 20 शहीद हुए हैं। तो कह रहा है कि इसमें से अगर देखा जाए तो कौन सी चीज़ को आप चूज़ करोगे? मतलब अगर देखा जाए आप सिविलियन बनना पसंद करोगे या आर्मी में जाना पसंद करोगे? मतलब मौत के बेस पे आपको जज करना है कि आर्मी में जाना है कि सिविलियन में जाना है। क्या गट्टू घटिया का सवाल पूछा समझ रहे? तो इसमें जो है ऑप्शन डी हो जाएगा कि ये कंपेयर ही नहीं हो सकता है। ठीक है, और अगला जो है, अगला सवाल कह रहा है 63 में जो है देख लीजिए। कह रहा है कि बसेस आर द कार जो मोर एक्सीडेंट देन कार, यानी कि बस जो है कार की तुलना में ज़्यादा एक्सीडेंट करती हैं। फिर कह रहा है ट्रक्स काज फीवर एक्सीडेंट देन बस, यानी कि जो ट्रक होते हैं वो बस से भी कम करते हैं। मतलब बस ही सबसे बड़ी दुश्मन है, तब ही चलाते हैं एकदम हीरो जैसे। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ड्रा। तो दोस्तों अगर देखा, कह रहा है कि देयर आर मोर बसेस ऑन द रोड देन ट्रक्स। ये बात कहाँ बोली कि बसें बहुत ज़्यादा हैं रोड की तुलना में, ट्रक की तुलना में रोड पर? बसों की संख्या के बारे में कुछ बोले ही नहीं, नंबर के बारे में कुछ बोले ही नहीं। कार ड्राइवर आर मोर केयरफुल, कब बोला? ट्रक ड्राइवर आर स्किल्ड, कब बोला? तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो है हो गया। चलिए 64 को जो है रट्टा मान लेते हैं। कह रहा है एक पॉलिटिकल लीडरशिप अगर जब फेल हो जाती है तो वहाँ पे मिलिट्री आ जाती है पावर में। ठीक है, और ये बात बोली है तो देखिए पढ़िए। पॉलिटिकल लीडरशिप इज नॉट एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट। पॉलिटिकल लीडरशिप एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट नहीं है। क्या बात बोल रहे हो? ये बात तो कहीं लिखी भी नहीं है। मिलिट्री फिल्स इन द पॉलिटिकल वैक्यूम, सही बात है, पॉलिटिकल वैक्यूम में मिलिट्री फिल करती है। मिलिट्री इंटरवेंशन इज रीजनेबल इज एनिटेबल फॉर डेवलपमेंट, मतलब मिलिट्री की इंटरवेंशन अगर देखा जाए तो इनएविटेबल है डेवलपमेंट के लिए। ऐसा कहाँ पे लिखा है? कहाँ लिखा है कि जो है ज़रूरी है? नन ऑफ द अबव। तो भैया बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। हटाओ, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो दोस्तों है 65 क्वेश्चन। 65 में दोस्तों कह रखा है कि 4 पर्सन है, आलोक, भूपेश, चंदर और दिनेश। इन सबके पास 100 रुपया है, यानी कि आलोक, भूपेश, चंदर और दिनेश, इन सबके पास मिल बांट करके 100 रुपये हैं टोटल। ठीक, आलोक और भूपेश जो हैं उनके पास बिटवीन देम, आलोक और भूपेश के पास जो पैसा है ना वो सी और डी के बराबर है। मतलब आलोक और भूपेश का जोड़ दो और सी और डी का जोड़ दो तो बराबर पैसा है दोनों के पास। लेकिन आलोक के पास ज़्यादा मनी है भूपेश की तुलना में। आलोक के पास भूपेश की तुलना में ज़्यादा पैसा है। अच्छा, फिर कह रहा है चंदर है जो ओनली हाफ द मनी दैट दिनेश, यानी कि चंदर के पास आधा पैसा है दिनेश की तुलना में। ठीक है, यानी कि दिनेश अमीर है, चंदर गरीब है, और इधर आलोक अमीर है और भूपेश गरीब है। फिर कह रहा है कि आलोक के पास अगर देखा जाए 5 रुपये ज़्यादा है दिनेश की तुलना में। आलोक के पास दिनेश की तुलना में 5 रुपये ज़्यादा हैं। तो कह रहा है कि सबसे अमीर आदमी इसमें है कौन? तो यार बच्चन वाली बातें कर दी तुमने इधर जो है, जो सबसे बड़ा इधर हीरो था उसी को जो है आलोक को बड़ा दिखा दिया। तो आलोक ही है सबसे बड़ा, समझ रहे हो? चलिए
थोड़ा ठंडे दिमाग से बैठ के सोचिएगा, यही आंसर आएगा। और थोड़ा लॉजिक लगाइएगा बिल्कुल ठंडे दिमाग से, बहुत आसान सवाल था। आगे बढ़िए। अगला दोस्तों हमारा सवाल है, अगर देखा जाए तो अगला सवाल हमारा 66 नंबर है। और 66 में जो है इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है कि जॉर्ज जो है वो म्यूजिक क्लास अटेंड कर रहा है, एक दिन में एक ही क्लास अटेंड करता है। मंडे को अटेंड करता है, वेडनेसडे को अटेंड करता है, फ्राइडे को अटेंड लिटरेचर की क्लास नहीं करता है। मैथ की क्लास वेडनेसडे को, म्यूजिक की क्लास मंडे को, और लिटरेचर की क्लास अगर देखा जाए फ्राइडे को अटेंड नहीं करता है। ठीक है, लिटरेचर की क्लास फ्राइडे को अटेंड नहीं की जा रही है, और संडे को कोई क्लास होती नहीं है, संडे को कोई क्लास होती नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है हिस्ट्री क्लासेस ऑन द डे फॉलोइंग द डे ऑफ द मैथमेटिक्स, यानी कि हिस्ट्री की क्लास अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स की जो दिन था वेडनेसडे, उसके आगे आने वाले दिनों में होगी हिस्ट्री क्लास, यानी कि थर्सडे को होगी, या तो फ्राइडे को होगी, या तो सैटरडे को होगी। संडे को होगी नहीं क्योंकि उस दिन छुट्टी, उसमें लिख रखा सवाल में है। फ्राइडे को उसने गोला मार दिया है तो फ्राइडे तो चला गया। ट्यूसडे को स्पोर्ट की क्लास होती है, ट्यूसडे को अगर देखा जाए स्पोर्ट की क्लास, फिलहाल उससे कोई लेना देना है ही नहीं दोस्तों। कह रहा है कि इसमें से कौन से दिन जो है वो फ्री रहेगा, कौन से दिन जो है वो फ्री रहेगा, ये सवाल पूछा गया है। सवाल में क्या पूछा गया है कि कौन से दिन वो फ्री रहेगा। तो सीधी सी बात है, वो फ्राइडे को अटेंड ही नहीं कर रहा है। फ्राइडे को कहाँ अटेंड कर रहा है, एक तो संडे की छुट्टी मान ली, एक फ्राइडे को मान ली, तो फ्राइडे को अटेंड नहीं करोगे तो फ्राइडे की छुट्टी होगी तुम्हारी। ठीक है, बच्चों वाला सवाल है, मतलब पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। संडे की छुट्टी आई, फ्राइडे को अटेंड नहीं कर रहे हो तो छुट्टी हो गई उस दिन। 67 नंबर पे देखिए, 67 दोस्तों जो है वो सवाल को जो है जरा झांक के देखिए क्या कह रहा है। एक रो है जिसमें 11th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, ये दोस्तों आपकी लेफ्ट होती है इधर तरफ, ये लेफ्ट है। 11th पोजीशन पे अगर देखा जाए, 11th पे ए इज इन द 11th पोजीशन, ए जो है 11th पोजीशन पे है। ठीक है, और 10th पोजीशन जो है राइट से अगर देखा जाए, 10th पोजीशन पे राइट से अगर देखा जाए तो कौन है, बी है, बी है, बी। ठीक, अगर ए और बी अपनी इंटरचेंज कर लेते हैं तो ए जो है वो 18वें नंबर पे आ जाता है। ए कितने पे आ जाता है, 18 पे, 18 पे आ जाएगा। तो अब आपसे पूछ रहा है कि कितने परसेंट अगर देखा जाए तो रो में है ए और बी को छोड़ करके, ए और बी को छोड़ करके कितने परसेंट है। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे जो है अगर देखा जाए तो ए और बी दोनों खड़े हुए हैं 18वीं जगह पे, ए और बी 18 नंबर पे दोनों खड़े हुए हैं। अब ए के लेफ्ट साइड बताओ कितने बालक होंगे, 17। ए और बी के राइट साइड में कितने होंगे, तो 10 इधर थे तो एक तो बी हो गया, तो इधर बचे तुम्हारे 9 बचे। ठीक है, 9 बचे जा करके, और एक तो ये स्वयं से हो गए गुरु घंटाल दोनों। ठीक है, एक तो ये हो गए, तो 17 और 9 कितने हुए जा करके, 17 और 9 तुम्हारे हुए जा करके 26, और एक इनका स्वयं का से जोड़ लो तो कितने हुए 27, और 27 में से अगर देखा जाए तो 2 आदमी इनको घटा दो ए और बी को, तो ये तुम्हारा 25 आ जाएगा, 25। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो जो 25 है वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो दोस्तों 68 है, और 68 बिल्कुल बालकन वाला सवाल है। कह रखा है कि बी इज नॉर्थ ऑफ ए, बी जो है ए के नॉर्थ में है, बी जो है ए के नॉर्थ में है। कर लिया भैया, बताओ और बताओ, आगे बताओ। कह रहा है कि सी इज ईस्ट ऑफ ए, सी जो है ए के ईस्ट में है। तो कह रहा है ए बी और ए सी के बीच में जो है, ए बी के बीच में 5 किलोमीटर और ए सी के बीच में 12 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो कह रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ बी और सी के बीच में। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भैया ये हाइपोटेनस होगा, क्लास 6 में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये निकालने का तरीका क्या होता है, आपको सिंपली जो है 5 का स्क्वायर कर देना है यानी कि 25, 12 का स्क्वायर कर देना है यानी कि 144, दोनों को जोड़ देना है यानी कि 169, और 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 13 का। तो क्योंकि 13 का 13 में जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही आता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी 13 हो गई। कोई बहुत बड़ा कठिन सवाल नहीं था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और अगले सवाल की जो है 69 नंबर पे हम आ चुके हैं। 69 नंबर कहाँ पे, 69 का वो गो
कहाँ पे 69, हाँ तो 69 जो है हमारा सवाल क्या कह रहा है, इसको जो है ध्यान से देखिए। 69 जो हमारा कह रहा है वो दोस्तों कह रहा है कि दो कारें मिलेंगी, ठीक है, बन जाओ तुम IAS। तो दो कारें हैं, स्टार्ट होती हैं एक दूसरे की ओर, दोनों कारें दोस्तों एक दूसरे की ओर जा रही हैं, एकदम कहर बरपाए हुए हैं। दो कार स्टार्ट टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू प्लेसेस A और B विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर। 160 किलोमीटर की जो है डिस्टेंस है। ए इधर से अपनी तैयार कर रही है टार्जन, और इधर फरारी B। दे स्टार्ट एट द सेम टाइम 8:10 पे जो है दोनों स्टार्ट कर रहे हैं। इफ द स्पीड ऑफ द कार आर 50 and 30, इसकी 50 स्पीड है, इसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। तो कह रहा है कि दोनों एक दूसरे को कितने समय के बाद जो है मिलेंगे। तो बच्चन वाला सवाल, फिर वही बात कर दी तुमने। दोनों जब देखो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है ना तो स्पीड जुड़ जाती है, तो स्पीड जुड़ने कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी, स्पीड 80 हो गई। और हमें टाइम पूछा गया कितनी दूर बाद हुए जो है आपस में मिलेंगे, तो टोटल दूरी कितनी है, तो 160, इससे भाग दे दो। जब इससे भाग दोगे तो हमारा 2 घंटा निकलेगा। तो 8:10 से 2 घंटे बार कर लो, 10 यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही। हटाओ, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। कॉम्प्रिहेंशन से हमारा कोई ताल्लुक रहता नहीं है। चलिए जो है आगे बढ़ते हैं और बढ़ते ही जाते हैं। इतना ना बढ़ो, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। हाँ, तो यहाँ पे जो है आ जाओ 76 नंबर पे। 76 है ना, हाँ 76 है ये, शायद का बोल रहे हो, शायद सही है, सही। तो कह रहा है कि थर्ड डे है एक महीने का, जो महीने का तीसरा दिन है वो मंडे है भैया, मंडे है। तो पूछ रहा है कि उसी महीने का 21वीं तारीख से 5वां दिन, क्या बात बोल रहे हो, 21वीं तारीख से 5वां दिन यानी कि 21 और 5 26, 26 वाला जो डे है वो कौन सा दिन होगा, बच्चन का सवाल है। जो 3 तारीख को था वही 10 को होगा, वही 17 को होगा, वही 25 को होगा। होएगा कि नहीं होएगा, होएगा ना। अरे साथ साथ जोड़ो ना, जो 3 तारीख को होगा वही 10 को होगा, जो 10 को होगा वही 17 को होगा, 17 को मंडे होगा, और 17 में 7 और जोड़ो 24 बना, 24 को भी मंडे होगा। तो 26 को क्या होगा, 26 को होएगा आपका वेडनेसडे। बच्चन का सवाल है, बच्चों वाला सवाल है। आगे बढ़ते हैं और आगे जो है तांगा बढ़ाओ। 77 नंबर पे हम आ चुके हैं, और खुशी की बात है कि मैथ और रीजनिंग के जितने भी सवाल थे 2014 के वो आपके ख़त्म होने जा रहे हैं। और 77 को सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि फॉर अ चैरिटी, एक दान दक्षिणा का कार्यक्रम है जिसमें टिकट बेची जाती हैं 420। क्या नंबर है, हाफ ऑफ दिस टिकट्स वर सोल्ड एट रेट ऑफ 5 रुपये। आधी टिकटें 5 रुपये बेची जाती हैं। आधी का मतलब 420 का आधा कितना होएगा, 210। 210 टिकटें जो है वो अगर देखा जाए तो 5 रुपये बेची जाती हैं। 1/3 जो है 420 का 1/3 करो, 420 में 3 का भाग दो, तो 3 एकम 3 चक्कू 140 टिकटें। 140 टिकटें 3 रुपये बेची जाती हैं। अच्छा, बची हुई जो टिकटें हैं तो 210 और 140 कितने हुए जा करके, ये आपके हुए जा करके 40 50 350 हुए, और 420 से 350 घटा दो तो आपके कितने बचे, 70 बचे जा करके। बची हुई जो टिकटें हैं यानी कि 70 वो 2 रुपये में बेची जाती हैं। तो कह रहा भैया कितना प्रॉफिट कर लेते हो लगभग, समझ रहे, जैसे आपको जानने को रहता है ना वैसे इन्हें भी चुल्लू मची है। तो 21 पंचे 105 यानी कि 1050 रुपये तो ये हो गए। 14 तिया 42, 420 रुपये ये हो गए। 70 दूना 140, अभी तीनों का अगर जोड़ दोगे तो भैया ये कुल तुम्हारा आएगा 1610 रुपये। ठीक है, सवाल उड़ गया है तुम्हारा। ठीक है, और अंतिम सवाल की ओर हम जो बढ़ते हुए, अंतिम सवाल जो है वो काफ़ी खतरनाक सवाल है और होश में जो है लगाना पड़ेगा, अदरवाइज जो है काम बनेगा नहीं। ठीक है, अंतिम सवाल दोस्तों बहुत अंतिम करके जाएगा, अंतिम करके। ये दोस्तों जो है अंतिम सवाल हमारा है, थोड़ा सा टफ टाइप का है, इसको बहुत होश में पढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों जगह खाली करवा लें। ठीक है, और ये जगह खाली कर लेते हैं ताकि सवाल लग जाए बिना किसी बलाए बाधा के, और सवाल लग जाए हमारा, लग जा, और ये जो है मिटा लेते हैं। ठीक है, तब तक सवाल को आप रीड कीजिए। ठीक है, रीड कर लीजिए सवाल को, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, IAS एस्पिरेंट जो कम्युनिटी है। और कोई सवाल कमेंट और तब तक लाइक कमेंट वगैरह ठोक लो। ठीक है, चलिए सवाल जो है आप पढ़ते हैं और आते हैं मुद्दे पर। क्या सवाल कह रहा है दोस्तों, सवाल को जो है पढ़ें उससे पहले मैं आपको कुछ बातें इंतला कर दूं। ठीक है, बता दूं कि जो
मेल होता है, सिग्मा होता है, वो हमेशा, आप चाहो तो स्क्वायर से मैं भी दिखाऊंगा मेल को, मेल हमारा स्क्वायर से जाएगा। फीमेल चूंकि जो है बिन पेंदिक लोटा मान लो, क्या बोला, सॉरी क्या बोल गया, नहीं मैं ये बोल रहा था फीमेल जो है उसका मान लो सर्किल मान लो, ठीक है, फीमेल को जो है सर्किल मान लो। और मैरिज को जो है हम डबल लाइन से दिखाएंगे, ठीक है। सिबलिंग यानी कि भाई बहन जो हैं उनको एक लाइन से दिखाएंगे, और जनरेशन के गैप को हम इस लाइन से दिखाएंगे। ये बात आप पहले समझ लो, ठीक है। मैरिज को डबल लाइन से क्योंकि दो लोग हो जाते हैं, और सिंगल लाइन से सिबलिंग को, ठीक है, और ये जनरेशन गैप के लिए एक लाइन। आप सवाल को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों कह रहा है ए बी सी डी ई और एफ ये एक फैमिली मेंबर है फैमिली मेंबर हैं, और इनमें जो इंजीनियर कुछ हैं, कुछ स्टेनोग्राफर हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ डॉक्टर्समैन हैं, कुछ लॉयर हैं, कुछ जज हैं, लेकिन ये सीरियल से नहीं है। ए अगर देखा जाए तो वो इंजीनियर है, तो ए दोस्तों इंजीनियर है, तो भैया ए का बना लो जन्म कुंडली। ए हमारा इंजीनियर है, ए हमारा इंजीनियर है, ये हमारा ए जो है वो इंजीनियर हो गया। आदमी है ना तो इसको सर्किल में उसमें स्क्वायर में कर लिया। एज इंजीनियर इज मैरिड टू लेडी स्टेनोग्राफर, एक लेडी स्टेनोग्राफर के साथ जो है उसकी मैरिज हुई है, तो भैया मैरिज भी हुई है एक लेडी स्टेनोग्राफर के द्वारा, स्टेनोग्राफर से, तो जरूर कोई बालिका होगी तो सर्किल बना दिया। द जज इज मैरिड टू द लॉयर एफ, जज जो है वो लॉयर से मैरी हुआ है, ठीक है। अच्छा जो लेडी थी वो स्टेनोग्राफर है, पहले बात समझ लो, स्टेनोग्राफर पद तो पता है, नाम नहीं भी पता है कौन है। तो जो जज है, जज वो जो है बी है, जज इज मैरिड टू द लॉयर एफ, जज जो है वो अगर देखा नहीं, जज इज मैरिड टू द लॉयर एफ, लॉयर जज जो है लॉयर के साथ मैरी करता है, जज जो है लॉयर के साथ मैरी करता है। नाम हम नहीं पता चल रहा, कहा है तुम्हें बड़ी इंटरेस्ट है, लॉयर के साथ जो है मैरी करता है, जज जो है लॉयर के साथ मैरी करेगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एफ जो है, एफ इज द ड्रॉट मैन, एफ जो है वो ड्रॉट मैन है, इज द सन ऑफ बी, एफ जो है जो ड्रॉट मैन है वो सन है बी का। एफ जो है, एफ वो दोस्तों ड्रॉट मैन है, ड्रॉट मैन है, ड्रॉट मैन है, एफ जो है ड्रॉट मैन है, और सन है बी का, बी का सन है। अरे जज ही को है लड़कों का, तो जज का है दोस्तों, ठीक है, तो इसी का है, ठीक है, तो जज का है एफ, ठीक है, सन ऑफ बी। एफ जो है इज द ड्रॉट मैन, एफ दोस्तों एक ड्रॉट मैन है, ठीक है, वो बेटा है किसका, बी का बेटा है, बी का बेटा है, यानी कि ये जज ही का बेटा है, समझ रहे हो, यानी कि जज क्या है, जज बी है। एंड ब्रदर ऑफ ई, ई का दोस्तों भाई है, तो भाई है तो एक है, एक सिंगल खींच दो ई। सी जो है वो लायर है, सी लायर है, तो भैया लायर यही था, ये यानी कि ये थी, अच्छा आप समझ गए, सी जो है वो लायर है, अच्छा। इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी, डॉटर इन लॉ है डी की, तो भैया डॉटर इन लॉ इसका मतलब ये था, अच्छा आप समझ आया, यही बचा ना। अब ई जो अगर देखा जाए, ई जो है वो अनमैरिड डॉक्टर है, ई जो है अनमैरिड डॉक्टर है, तो इसे भी जो है इसे एक भैया आइया जो है वो कोई है अनमैरिड है, डॉक्टर है, कोई देना है। डी इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ एफ, डी जो है ग्रैंड मदर है एफ की, तो एफ की ग्रैंड मदर लग रही है डी, देखो ना एफ। तो कह रहा है कि देयर आर 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली, यानी कि 2 मैरिड कपल हैं, एक तो ईडी, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, और एक जेसीबी, सॉरी बी मैंने ऐसे लगा दिया जेसीबी, हाँ सही तो लगता रहा, तो जेसीबी नहीं, मतलब वो जज है, और बी का मतलब बी का नाम है, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ बी, बी का प्रोफेशन क्या है, तो बी का प्रोफेशन भैया जज है, ठीक है, बी का प्रोफेशन जज है, बी का प्रोफेशन जज। उड़ गया सवाल। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कपल, कपल कौन कौन है, तो भैया एक तो ए डी कपल है और एक बी सी कपल है, ठीक,
तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ डी। डी का प्रोफेशन क्या है? स्टेनोग्राफर है बेटा, स्टेनोग्राफर। सवाल हमारा जो है उड़ के तैयार हो चुका है। तो 80 के 80 सवाल जो है हमने उड़ा डाले, ठीक है, और रामलीला समाप्त हुई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। मैथ और रीजनिंग के जितने भी 2014 के सीसेट में वो क्वेश्चन पूछे गए सारे सवाल सॉल्व हो चुके हैं। अगर दोस्तों लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट कर दें और साथ ही ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, चैनल, टेलीग्राम चैनल और डिस्क्रिप्शन में लिंक जितने भी हैं सब पे फॉलो करना ना भूलें और कर लें, ठीक है, कैसे भी हो जाना चाहिए। थैंक यू।